हेलो फ्रेंड्स, आज के डिस्कशन में हम अपनी इंडियन पॉलिटी और गवर्नेंस की घटना चक्र सीरीज को कंटिन्यू करते हुए अपना नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे जो कि है पार्लियामेंट का थर्ड पार्ट। इससे पहले डिस्कशंस में हम ये दोनों चैप्टर्स और बाकी जो है कि अदर चैप्टर जो है डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप काइंडली उसको प्लेलिस्ट से वॉच करके ये वीडियो देखेंगे तो आपको ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी और ज्यादा नॉलेज को ग्रैस्प कर पाएंगे। ये यहाँ दो चैप्टर जो डील करते हैं वो किससे किससे थे। ये जो है कि हमारे पार्लियामेंट के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, मीन जो है कि पार्लियामेंट किस किस चीज से कॉन्स्टिट्यूट हुआ है। और जो है कि इसमें जो है कि मैंने आपके आर्टिकल जितने रिलेटेड थे पार्लियामेंट के, जो कि 79 से 122 थे, सारे आर्टिकल्स जो है कि वो डिस्कस करके वो सारे आर्टिकल याद करा के इजिली जो है कि थोड़े समराइज फॉर्म में तब मैंने जो है कि सारे क्वेश्चन डिस्कस किए थे। और क्वेश्चन किससे थे? वो लोकसभा से थे, बाकी स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और जो है कि रिलेटेड क्वेश्चन थे मनी बिल, फाइनेंस बिल से। तो इससे ये चैप्टर डील करता है। ये चैप्टर डील करता है आपके राज्यसभा, जिसको हमको जो है कि काउंसिल ऑफ स्टेट कहते हैं। और इसमें जो है कि आपके चेयरमैन और जो है कि वाइस चेयरमैन मीन डिप्टी चेयरमैन, इन सबसे जो रिलेटेड क्वेश्चन थे। इस डिस्कशन में हम जो है कि आगे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो आइए विदाउट फर्दर डिले हम अपने डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं जो कि बात कर रहा है पार्लियामेंट के बारे में। और यहाँ हमें बताना है कि यहाँ जो है कि देखिए काउंसिल ऑफ स्टेट मीन्स राज्यसभा के मेंबरशिप के बारे में, कंपोजिशन के बारे में लिखा हुआ है। और यहाँ हाउस ऑफ पीपल जो कि लोकसभा की कंपोजिशन के बारे में लिखा हुआ है। और हमें यहाँ एक्स के बारे में बताना है कि ये एक्स क्या डिनोट कर रहा है। तो इससे पहले मूव करने से पहले मैं आपको कुछ चीजें रिवाइज करा देता हूँ। ये जो पार्लियामेंट होता है, जब हम पार्लियामेंट सुने तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया हमें क्या याद आना चाहिए। ये जो है कि हमारे यूनियन की बात कर रहा है, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ लिखा है, इन दी पार्ट 5। और ये पार्ट 5 कौन से आर्टिकल से डील करता है? ये आपके 52 से 151 के बीच में जितने भी आर्टिकल्स होते हैं, ये हमारा पार्ट 5 इस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इन आर्टिकल्स की बात करता है, जो कि हमारे डील करता है यूनियन से। और जब यूनियन आपकी जो है कि सुनने में आए पार्ट 5 यूनियन, तो आपके माइंड में ये 5 जो है कि पिक्चर बन जानी चाहिए। ये जो है कि यूनियन 5 चैप्टर्स में डिवाइड है। फर्स्ट वन इज दी एग्जीक्यूटिव। पहला जो है कि चैप्टर क्या होना चाहिए? एग्जीक्यूटिव। दूसरा पार्लियामेंट, जिसके बारे में हम अभी पढ़ रहे हैं। तीसरा जो है कि बात करता है आपके लेजिस्लेटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में। चौथा जो बात करता है वो आपके यूनियन जुडिशरी के बारे में बात करता है, जुडिशरी। और पांचवा जो है कि बात करता है कैग में। और इनके आर्टिकल कौन कौन से डील करते हैं? ये आर्टिकल डील करता है आपका 52 से 78। ये जो है कि हम मैंने बताया जैसा कि 179 से 122। लेजिस्लेटिव पावर 123 में है, जो कि हमारे कुछ नहीं और ऑर्डिनेंस होते हैं। जुडिशरी जो है कि बात करता है आपको 124 से 147 आर्टिकल्स में। एंड कैग जो है कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल, जो हमारे कैग होते हैं, ये बात करता है 148 से 151 आर्टिकल में। तो ये बातें याद रखनी चाहिए। दूसरी बात क्या याद रखनी चाहिए? जब एग्जीक्यूटिव की बात हो तो ये कंसिस्ट होते हैं आपके प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड अटॉर्नी जनरल, जो कि हमारे हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं, जो कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को एडवाइस करते हैं, लीगल एडवाइस देते हैं। एंड पार्लियामेंट की बात हो तो यहाँ पे जो है कि प्रेसिडेंट होते हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा। राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट, लोकसभा जो है कि आपकी क्या होती है? हाउस ऑफ पीपल। तो ये जो है कि याद रखना है। और जो है कि एक चीज याद रखना है, प्रेसिडेंट जो है कि पार्लियामेंट के पार्ट है बट नॉट अ मेंबर ऑफ। यहाँ लोकसभा और राज्यसभा दोनों के मेंबर नहीं होते हैं। देन मूविंग टू नेक्स्ट, यहाँ क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ जो है कि देखिए काउंसिल ऑफ स्टेट, इनकी कंपोजिशन की बात हुई है तो यहाँ पे जो है कि लिखा हुआ है कि मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए? 250। तो यस, ये करेक्ट है। जिसमें से 12 हमारे नॉमिनेटेड मेंबर होने चाहिए, जो कि साइंस हो गया, आर्ट हो गया, लिटरेचर हो गया, सोशल सर्विस हो गई, इन फील्ड से आते हैं, जो कि हमारे प्रेसिडेंट इनको नॉमिनेट करते हैं। और जो है कि जिसमें से 238 सीट होती है स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज की। और अभी जो है देखें तो एज ऑफ नाउ हमारे पास टोटल स्ट्रेंथ कितनी है? जो है कि 245 है, जिसमें से 12 जो है कि नॉमिनेटेड आते हैं और 233 जो कि इनडायरेक्टली इलेक्शन जो कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से जो है कि चूज किए जाते हैं फ्रॉम दी स्टेट असेंबलीज। इसमें से जो है कि आपके 225 जो है कि स्टेट असेंबलीज से होते हैं और 8 सीटें जो है यूनियन टेरिटरीज को दी गई हैं। और इन 8 सीटों में से 3 दिल्ली के पास है, 1 पुडुचेरी के पास है और 4 जो है कि जम्मू कश्मीर के पास है, जो कि स्टिल वेकेंट है। देन जो है कि यहाँ पे जो है कि इतना पोर्शन तो सही है, हमें पूछा गया है कि एक्स बताना है, इसमें एक्स क्या है? तो यहाँ पे देखिए हाउस ऑफ पीपल जो कि हमारा क्या है? लोकसभा है। और इसमें जो है कि 522 सीट है। मतलब जब ये क्वेश्चन पूछा गया होगा तब थी, पर हम जानते हैं कि हमारे पास जो है कि 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था, जिसने ये 2 नॉमिनेटेड सीट थी एंग्लो इंडियन की, इसको स्क्रैप डाउन कर दिया है। तो अब जो है कि एज ऑफ नाउ 550 मैक्सिमम स्ट्रेंथ होगी, जिसमें से 530 आपके जो है कि स्टेट से आते हैं एंड 20 सीट जो है कि रिजर्व है यूनियन टेरिटरीज के लिए।
तो एज ऑफ नाउ 543 इलेक्टेड मेंबर्स आते हैं, तो ये बात याद रखना है। देन जो है कि हमें यहाँ पूछा गया है क्या क्वेश्चन में कि हमें एक्स बताना है, तो आइए देखते हैं एक्स क्या कह रहा है। कि पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि मिनिस्टर हु आर नॉट द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट बट हु हैव गेट देमसेल्फ इलेक्टेड टू देयर आइदर पार्लियामेंट विद इन द 6 मंथ ऑफ द एग्ज्यूमिंग ऑफिस। तो ये स्टेटमेंट नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ बताना है कि जो भी रिप्रेजेंटेटिव है नॉमिनेटेड रहते हैं, या एक्स जो है वो है कि नॉट मोर देन 20 रिप्रेजेंटेटिव जो है कि यूनियन टेरिटरीज से जो कि नहीं आएंगे, जो कि मैंने यहाँ बताया। तो ये भी नॉट मोर देन 20 नॉमिनेटेड मेंबर। तो एक बात याद रखिए, लोकसभा में कोई भी नॉमिनेटेड मेंबर नहीं होते, जो 2 होते थे उनको जो है कि हमने स्क्रैप डाउन कर दिया 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। अभी जो है कि इसका आंसर हो जाएगा कि यहाँ पे 20 रिप्रेजेंटेटिव यूनियन टेरिटरीज से होंगे, नॉट मोर देन 20 रिप्रेजेंटेटिव। तो ये सही हो जाएगा, बाकी ये सब गलत है। और अटॉर्नी जनरल हु हैज द राइट टू स्पीक एंड टेक पार्ट ऑफ द प्रोसीडिंग आइदर इन द हाउस। तो ये भी याद रखिए, जो मैंने बताया था आपका एग्जीक्यूटिव में पार्ट होते हैं अटॉर्नी जनरल हमारे एग्जीक्यूटिव के, इनके पास राइट होते हैं, आई मीन जो है कि पावर एंड प्रिविलेजेस होती हैं कि ये जो है कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, पर ये नॉट एंटाइटल्ड टू वोट है, इनको वोट देने का कोई अधिकार नहीं है। तो इसी के साथ हमने अपना पहला क्वेश्चन कर लिया, और जो है कि मैंने पिछले लेक्चर को थोड़ा रिवाइज कराने की भी कोशिश कर दी, जिससे हमें अगले क्वेश्चन में हेल्प मिलेगी। देन जो है कि आप यहाँ से इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं, जो कि हमारे आर्टिकल 81 जो है कि कंपोजिशन ऑफ द लोकसभा की बात करता है। और जो है कि आप देख सकते हैं यहाँ से 1014 अमेंडमेंट के बारे में लिखा हुआ है। देन मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि ये रिपीटेड है, आपका यही बात कर रहा है कि पार्लियामेंट का कंपोजिशन क्या है आर्टिकल 87 के हिसाब से। तो यहाँ पे बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट जो है कि असेंबल टुगेदर करेंगे, मीन जो है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो कि एड्रेस करते हैं पार्लियामेंट को अंडर आर्टिकल 87। तो ये बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, ये अगले क्वेश्चन में जो है कि मैं आपको अच्छे समझा दूंगा। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ कह रहा है कि स्पेशल एड्रेस की बात हो रही है, स्पेशल एड्रेस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है बात कर रहे हैं, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो कि एड्रेस करेंगे ज्वाइंट मीटिंग ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट एट द कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन और पीपल एट द कमेंसमेंट ऑफ द मींस जो है कि ये स्टेटमेंट आपको कह रहा है कि जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं, प्रेसिडेंट जी, वो जो है कि जब भी पहला लोकसभा मीन जो है कि पहला जनरल इलेक्शन जब भी होगा, जो कि हर 5 साल में होता है, उसके बाद पहले सेशन को एड्रेस करेंगे, जो एड्रेस में जो है कि वो जो कि अपनी जो है कि बातों को रखते हैं कि हमारे जो है कि इंडिया की डेमोक्रेसी ये सब कैसे फंक्शन कर रही है, वो बहुत लंबी सी स्पीच देते हैं उसको। और हर साल जो है कि आपका जब भी बजट सेशन स्टार्ट होगा तो उस वक्त जो है कि स्पीच देते हैं। तो यही स्पेशल एड्रेस जो कि इस आर्टिकल में लिखा हुआ है आर्टिकल 87 में, तो ये डील्स विद इट। तो ये जो है कि आपका सही स्टेटमेंट है। देन जो है कि आपका जो है कि सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो कि एड्रेस करेंगे पार्लियामेंट ऑफ द कॉज ऑफ इट सम्मन, मींस जो है कि सम्मन जब करते हैं तो उसका कॉज बताते हैं कि हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज पिछली बार ये रही थी, आप जो है कि ये चीजें करेंगे, हमारे जो है कि लोकतंत्र की ये चीजें हैं, डेमोक्रेसी की ये चीजें हैं। तो उस एड्रेस में ये सब चीजें रखी रहती है। तो यहाँ दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, जिसका आप एक्सप्लेनेशन यहाँ से एक बार पॉज करके ब्रीफली पढ़ सकते हैं, जो कि मैंने आपको ब्रीफली बता दिया है। और ये आर्टिकल याद रखेंगे, आर्टिकल 87 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील करता है इससे। और ये सारे आर्टिकल मैंने पहले वाले पार्ट में अच्छे से आपको समझाए हुए हैं। देन जो है कि मूव करते हैं, ये सब जो है कि देखिए मैं रिपीटेड क्वेश्चन इसलिए जो है कि स्किप कर देता हूँ कि हम दूसरे क्वेश्चन में अपनी एनर्जी को ज्यादा यूटिलाइज करा सके। देखिए यहाँ पे यही क्वेश्चन है कि कॉन्स्टिट्यूशन में कह रहा है कि प्रेसिडेंट जो है कि शेल नॉट अ मेंबर ऑफ द आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, में जो है कि लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर जो है कि नहीं होते हैं। तो ये स्टेटमेंट सही है। प्रेसिडेंट जो है कि कंसिस्ट करते हैं पार्लियामेंट शेल कंसिस्ट द प्रेसिडेंट एंड 2 हाउसेज। तो ये भी स्टेटमेंट देखिए सही है। तो यहाँ पे जो है कि बी आंसर हो जाएगा। इसी तरह देखिए प्रेसिडेंट के बारे में वही पूछा कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है कि नहीं है, देन ये क्वेश्चन भी यही है। तो इन सबको हम स्किप करते हुए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, जो कि ये सारे वही है कि प्रेसिडेंट जो है कि आपके इस पेज में प्रेसिडेंट हाउस ऑफ मीन्स लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर होते हैं कि नहीं, और पार्लियामेंट जो मैंने आपको ऊपर समझाया, पार्लियामेंट जो है कि फॉर्म करता है किससे, प्रेसिडेंट से, लोकसभा से और राज्यसभा से। इन तीनों को मिलकर जो है कि पार्लियामेंट फॉर्म होता है। जो लोकसभा और राज्यसभा होते हैं, प्रेसिडेंट इनके मेंबर नहीं होते हैं। तो यही क्वेश्चन ये डील करते हैं, तो इनको हम स्किप करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे बात हो रही है कि मिनिमम हाउ मेनी टाइम जो है कि पार्लियामेंट हैज टू मीट इन अ ईयर, मीन जो कि एक साल में हमारे पार्लियामेंट के कितने सेशन होने चाहिए। तो यहाँ पे जो है कि मिनिमम जो है कि 2 होने चाहिए। यहाँ पे जो है कि देखिए 3 पार्लियामेंट सेशंस की बात होती है, मीन जो है कि पार्लियामेंट के 3 सेशन होने ही होने चाहिए। एक होता है आपका बजट सेशन, जिसमें मेनली बजट और ये सब बनता है। दूसरा होता है मानसून सेशन, तीसरा होता है विंटर सेशन। तो ये 3 सेशन जो है कि कंपलसरी है, पर मिनिमम 2 सेशन होने चाहिए। मीन्स इन 2 सेशंस के बीच में या इन 2 सेशन के बीच में मैक्सिमम 6 मंथ का गैप, मीन जो है कि 6 मंथ से गैप ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसलिए 12 मंथ हुए तो 2 सेशन तो कंपलसरी है, मिनिमम 2।
और जो है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन है कि 3 सेशन होने चाहिए। जो है कि इसका एक्सप्लेनेशन आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, जो कि आर्टिकल डील करता है 85 से, जो कि इम्पोज करता है ड्यूटी ऑफ द प्रेसिडेंट टू समन द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, और जो है कि इंटरवल कितना होना चाहिए 6 मंथ, और ये 6 मंथ से ज्यादा जो है कि एक सेशन से दूसरे सेशन के बीच में 6 मंथ से ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही बात कर रहा है आपका कि कितना गैप होना चाहिए, तो 6 मंथ से ज्यादा गैप नहीं होगा। देन जो है कि ऑफिसर्स ऑफ द पार्लियामेंट, ये क्वेश्चन देखिए पिछले लेक्चर्स में था और यहाँ पे भी ये रिपीटेड है, पर इसको हम करेंगे यहाँ पे कि ऑफिसर्स ऑफ द पार्लियामेंट किसको किसको कंसिस्ट करता है। देखिए यहाँ पे पार्लियामेंट की बात नहीं हुई है, ऑफिसर्स की बात होगी जो पार्लियामेंट के एडमिनिस्ट्रेशन को देखते हैं। तो हमारे जो होते हैं स्पीकर हो गए, डिप्टी स्पीकर हो गए, देन जो है कि ये लोकसभा के हो गए और इनका एक सेक्रेटरीट होता है। फिर राज्यसभा में आपके चेयरमैन हो गए जो एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं, मीन जो है कि वाइस प्रेसिडेंट हमारे चेयरमैन होते हैं। देन डिप्टी चेयरमैन जो अमंग द मेंबर ऑफ द राज्यसभा होते हैं और इनका भी एक सेक्रेटरीट होता है। तो यहाँ पे बात है कि देखिए स्पीकर ऑफ द लोकसभा होंगे मेंबर ऑफिसर, डिप्टी स्पीकर ये भी होंगे ऑफिसर, देन सेक्रेटरी जनरल मैंने बताया इनका खुद का एक सेक्रेटरीट होता है जिसको ये एडमिनिस्टर, और जो है कि आपका कोई भी जो है कि इनकी क्वालिफिकेशन अपॉइंटमेंट से रिलेटेड चीजें बना सकते हैं। तो ये तीनों तो सही है। देन चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा तो ये भी होगा। तो यहाँ चारों ही आपके ऑफिसर ऑफ द पार्लियामेंट होते हैं, जो कि यहाँ से आप एक बार ब्रीफली पॉज करके पढ़ सकते हैं। देन जो है कि नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट जो है कि लेजिस्लेटिव असेंबली के मे बी टर्मिनेटेड इफ ही एब्सेंट, रिमेन एब्सेंट में जो है कि कोई भी मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट है या लेजिस्लेटिव असेंबली के हैं उनको टर्मिनेट मीन जो है कि उनको जो है कि निकाल दिया जाएगा अगर वो जो है कि बिना बताए विदाउट इन्फॉर्मिंग जो है कि हाउस में एब्सेंट रह रहे हैं। तो ये जो है कि आपके विदाउट लीव जो है कि मीन जो है कि विदाउट इंफॉर्मेशन अगर वो 60 दिन से ज्यादा जो है कि हाउस से जो है कि आउटसाइड रहते हैं तो उनको निकाल दिया जाएगा। और ये आपको बात करता है आर्टिकल 108 में जो कि वैकेंसी ऑफ द सीट से डील करता है, जिसका क्लॉज 4 ये कहता है कि कोई भी एक मेंबर आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट आइदर फ्रॉम द लोकसभा राज्यसभा जो कि 60 दिन तक जो है कि एबसेंट रहता है हाउस चलते वक्त, मीन जो कि हाउस जब सेशन में है, मीन जो 3 सेशन होते हैं आपका बजट मानसून इंटर सेशन में, और वो 60 दिन तक एबसेंट है और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड की गई है तो उनकी सीट को वैकेंट कर दिया जाएगा, उनको जो है कि डिस्क्वालीफाई मीन्स जो है कि टर्मिनेट कर दिया जाएगा, उनकी मेंबरशिप ऑफ एमपी हो तो एमपी से वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे आपका 18th हो गया। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए तो ये सब जो है सेट ऑफ क्वेश्चन ये डील कर रहे हैं कि हमारा आर्टिकल 101 में जो है कि मेंशन है कितने दिन, 60 दिन मेंशन है, या जो है कि इसको 2 मंथ कह लीजिए। तो यहाँ से कुछ क्वेश्चंस एमपी से रिलेटेड यही क्वेश्चन, तो इनको स्किप करते हुए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो कि बात कर रहा है प्रिविलेज मोशन की। अब आपका ये प्रिविलेज मोशन है कैन बी रेज्ड अगेंस्ट द मिनिस्टर व्हेन ही, अभी प्रिविलेज मोशन कब जो है कि अगेंस्ट में जो है कि लॉन्च किया जा सकता है, कब किया जा सकता है, तो आइए देखते हैं। पहला का स्टेटमेंट कह रहा है कि लूजेस कॉन्फिडेंस इन द गवर्नमेंट, तो नहीं, तो यहाँ पे तो नहीं किया जा सकता क्योंकि गवर्नमेंट का लूज कॉन्फिडेंस होगा तो मीन जो है कि प्राइम मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होती है इनकी मेजोरिटी को लूज कर चुकी है तो उसको डिसॉल्व कर दिया जाएगा, तो ये जो है कि नहीं होगा। देन एबसेंट हिमसेल्फ फॉर द लॉन्ग टाइम, तो ये भी नहीं होगा, अगर बोला एबसेंट जो है कि 60 दिन से ज्यादा है तो डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। देन जो है कि विदहोल्ड फैक्ट ऑफ द केस गिव्स डिस्टॉर्टेड वर्जन ऑफ द फैक्ट, तो यहाँ पे जो है कि प्रिविलेज है कि ये जो है कि सर्टेन वैल्यूज जो कि हमें प्रोवाइड होती है आर्टिकल 105 में, जो कि बात करता है यहाँ पे देखिए एक्सप्लेनेशन में शायद नहीं लिखा हुआ है, तो आर्टिकल 105 जो है कि सर्टेन प्रिविलेजेस और इम्यूनिटीज देता है हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को कि वो विदहोल्ड करेंगे फैक्ट ऑफ केस किसी भी डिस्टॉर्टेड वर्जन ऑफ फैक्ट को। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा क्योंकि हमारे प्रिविलेज मोशन कैन बी रेज अगेंस्ट द मिनिस्टर तभी जो है कि क्या किया जाएगा जब सर्टेन फैक्ट्स को जो है कि या डिस्टॉर्टेड वर्जन में जो है कि फैक्ट्स को रख रहे हैं, और सर्टेन इम्यूनिटीज भी प्रोवाइडेड होती है कि वो पार्लियामेंट के अंदर जो भी कहेंगे वो बाहर जो है कि कहीं भी जो है कि उसका क्रिटिक्स और जो है कि जुडिशियल इंक्वायरी नहीं हो सकती है। तो ये क्वेश्चन हो गया। देन जो है कि नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे पार्लियामेंट जो है प्रिवेंशन ऑफ द डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट 1959 में जो कि एग्जाम्प्ट करता है सेवरल पोस्ट फ्रॉम द डिस्क्वालीफाइंग ऑन द ग्राउंड ऑफ द ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। और ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या होता है, ये आपको होता है कि मीन्स आप एमपी हैं तो आप कहीं और के जो है कि ऑफिशियल मीन जो है कि कहीं और जो है कि एम्प्लॉय नहीं हो सकते, मीन जो है कि आप कहीं किसी ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन या कोई भी गवर्नमेंट पोस्ट अदर होल्ड कर रहे हैं तो आपको वहां से रिजाइन करना होगा। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मतलब आप जो है कि एमपी हैं तो कहीं भी आप जॉब नहीं कर सकते हैं, तो सिंपली ये मतलब हुआ। तो ये स्टेटमेंट कह रहा है कि एग्जाम करता है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को डिस्क्वालिफिकेशन, तो यस इट इज ट्रू स्टेटमेंट। एंड सेकंड इज सही कि अब मेंशन एक्ट जो है कि अमेंड हो चुका है 5 बार, तो हाँ ये जो है कि हमारा 1959 का, ये देखिए अमेंडमेंट किस किस ईयर में हुआ है ये एज सच इंपॉर्टेंट नहीं है,
5 बार जो है कि अब तक जो है कि इसको अमेंडमेंट किया जा चुका है, सर्टेन कंडीशन है ये सब चेंज करने के लिए। देन जो है कि थर्ड कह रहा है कि ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट जो है कि वेल डिफाइंड है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नो वेरी डिफाइंड है, मीन जो है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी डिफाइंड नहीं है, तो फर्स्ट एंड सेकंड इज ट्रू, सेकंड जो है कि इनकरेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा आंसर ये हो जाएगा, जिसका एक्सप्लेनेशन आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, जो कि हमारा आर्टिकल 102 जो है कि डील करता है किससे, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट अगर वो होल्ड कर रहे हैं कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो कि अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एनी अदर स्टेट। यहाँ पे जो है कि ये ध्यान रखेंगे, और ये 5 बार जो है कि अमेंड हो चुका है, जो कि हमारे प्रिवेंशन ऑफ द डिस्क्वालिफिकेशन 1959 में जो है कि आता है। देन जो है कि नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है कि हु विल डिसाइड कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है क्या। तो देखिए जो है कि ये डिसाइड आपके यूनियन पार्लियामेंट भी कर सकती है, प्रेसिडेंट और गवर्नर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये दोनों ही आंसर जो है कि करेक्ट है आपके, मीन्स हमारा पार्लियामेंट, यूनियन पार्लियामेंट जिसके पार्ट होते हैं प्रेसिडेंट या जो है कि आपके लोकसभा या राज्यसभा, तो यहाँ पे स्पीकर हो गए, और यहाँ पे जो है कि चेयरमैन हो गए, तो इनमें से कोई भी, और जो है कि गवर्नर इन द केस ऑफ द स्टेट, तो यहाँ पे जो है कि ये दोनों ही सही हो जाएंगे, जो कि आप देखिए यहाँ पे जो है कि यही चीज लिखी हुई है, जो कि आप पढ़ सकते हैं आर्टिकल 102, और स्टेट जो है कि लेजिस्लेटिव आर्टिकल में आर्टिकल 191 के सेक्शन 1 में और क्लॉज सब क्लॉज ए में ये बातें लिखी हुई हैं, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन इन प्रोविजन से डील करता है। और यहाँ पे जो है कि स्टेटमेंट जो है लिखा हुआ है कि 103 जो है कि डील करता है कि इलेक्शन कमीशन जो है कि एडवाइस कर सकता है 192 आर्टिकल में कि गवर्नर की कोई भी जो है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का जो है कि मैटर है तो वो उनसे डील करें। देन जो है कि मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन डील्स विद द प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटी ऑफ द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। तो ये जैसे कि मैंने बताया आपका आर्टिकल 105 है, किससे डील कर रहा है, ये इम्यूनिटीज और प्रिविलेजेस, जो कि मैंने यहाँ वाले क्वेश्चन में बताया था ऊपर कि 105 सर्टेन इम्यूनिटीज और प्रिविलेजेस प्रोवाइड होते हैं हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के। देखिए पहली बात तो कोई फैक्ट को जो है कि गलत नहीं रख सकते हैं, तो वहां पे जो है कि प्रिविलेजेस है ना, और जो है कि दूसरी चीज है इम्यूनिटीज, कि वो पार्लियामेंट में कोई भी प्रोसीडिंग में कुछ बातें बोल रहे हैं तो वो आउटसाइड डिस्कस और डिबेट नहीं की जा सकती हैं, और जो है कि उस पर कोई भी जुडिशियल इंटरवेंशन नहीं होगा, तो ये यहाँ प्रोवाइडेड है। देन जो है कि आर्टिकल 104 क्या बात करता है, अगर आप बीइंग डिस्क्वालीफाइड है, मीन जो है कि एज एमपी आप जो है कि डिस्क्वालीफाई है, तो आप पे पेनल्टीज और फाइन लगेगा, पेनल्टीज एंड फाइन लगेगा अगर आप कोई भी पार्लियामेंट प्रोसीडिंग में पार्टिसिपेट और वोट कर रहे हैं, तो ये जो है कि आर्टिकल 104 इससे डील करता है। 82 डील्स विद दी डीलिमिटेशन, जो आपकी हर जो है कि सेंसस के बाद डीलिमिटेशन एक्सरसाइज होती है, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसीज की सीट्स और बाउंड्रीज को चेंज करती है, तो ये जो है कि 82 आर्टिकल में है। और 170 जो है आर्टिकल आपका बात करता है सर्टेन फाइनेंशियल बिल से रिलेटेड, जो कि हमारे दो टाइप के होते हैं, फाइनेंशियल बिल 1 और 2, जो कि आगे जो कि देखेंगे, और ये सब प्रीवियस जो है कि डिस्कशन में बहुत अच्छे से डिस्कस है। देन जो है कि मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे बात कर रहा है कि इनमें से कौन सा नॉट अ कलेक्टिव प्रिविलेज ऑफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। यहाँ पे जो है कि आपकी स्टेटमेंट दी गई है, जहाँ पे देखिए ऑप्शन ए क्या कर रहा है, फ्रीडम ऑफ द डिबेट्स एंड द प्रोसीडिंग, ये क्या कलेक्टिव प्रिविलेज है, मीन जो है कि सबको जो है कि कलेक्टिवली दिया जाएगा, तो नहीं, यहाँ पे जो है कि ये जो है कि कह रहे हैं कौन सा नहीं है, तो ये जो है कि फ्रीडम ऑफ डिबेट एंड प्रोसीडिंग, जो है कि सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को प्रोवाइड होता है कि वो पार्लियामेंट के अंदर डिबेट करे और प्रोसीडिंग को कंटिन्यू करे, तो ये जो है कि कलेक्टिव प्रिविलेज में आता है। देन राइट्स टू रेगुलेट द इंटरनल मैटर ऑफ द पार्लियामेंट, तो ये भी आपका जो है कि प्रिविलेज में आता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के बीइंग में, मीन्स कोई भी इंटरनल मैटर है जो कि रूल्स ऑफ प्रोसीजर जो है कि वहां पे रहता है, रूल्स ऑफ प्रोसीजर के लिए एक बुक रहती है, लोकसभा की अलग होती है, राज्यसभा की अलग, तो इसके हिसाब से रेगुलेट करते हैं। देन फ्रीडम फ्रॉम द अटेंडेंस एज विटनेस, तो ये जो है कि प्रिविलेज नहीं दिया गया है कि मीन जो है कि आप जो है कि अटेंडेंस की वजह से सर्टेन फ्रीडम के जो है कि एंटाइटलमेंट होंगे, तो ये जो है कि आपका जो है कि प्रिविलेज कलेक्टिव प्रिविलेज में नहीं है। देन जो है कि ये प्रिविलेज भी प्रोवाइडेड है कि मीन जो है कि सारे स्ट्रेंजर को एक्सक्लूड किया जाए हाउस से, मीन जो है कि जब पार्लियामेंट प्रोसीडिंग पड़ेगी तो वहाँ गैलरी में या जो है कि कुछ भी जो है कि स्पीकर जो है कि नोटिफाई कर सकते हैं कि कोई भी आउटसाइड मेंबर जो है कि इंटरवीन ना करे, सिर्फ अलॉटेड मेंबर से, या जो है कि स्पीकर जो है कि गाइडलाइन दे सकते हैं कि यहाँ पे सिर्फ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और जो भी मेंबर होंगे वो खाली रहेंगे, तो ये चीज आपको याद रखनी है। देखिए यहाँ पे जो है कि सर्टेन जो है कि इसका जो है कि एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, जो कि मैंने ये सारी चीजें बताई, तो आप ब्रीफली एक बार पॉज करके इनको याद रख सकते हैं, क्योंकि इनसे क्वेश्चन फ्रेम होने के हाई चांसेस रहते हैं। तो आई होप आप इसको जो है कि एज ए होमवर्क कर लेंगे। देन मूविंग आउट टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है कि अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में लिखा है कि कोर्ट हैज बीन नॉट कोर्ट हैज बीन प्रोहिबिटेड, मीन जो कि कोर्ट्स को जो है कि प्रोहिबिट किया गया है कि इंक्वायर करे कोई भी प्रोसीडिंग ऑफ द पार्लियामेंट से, तो ये जो है कि आपकी आर्टिकल
22 में दिया गया है कि कोर्ट जो है कि कोई भी प्रोसीडिंग जो है मीन जो है कि कोर्ट जो है पार्लियामेंट प्रोसीडिंग को इंक्वायर नहीं कर सकता। मीन जो कि पार्लियामेंट के अंदर जो भी प्रोसीडिंग्स हुई हैं, पार्लियामेंट प्रोसीडिंग, उन पे कोर्ट कोई भी इंक्वायरी नहीं कर सकता है। ये तो आपका 122 में प्रोवाइडेड है। और 121 क्या करता है, ये जो है कि सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस ऑन दी पार्लियामेंट लगाता है, रेस्ट्रिक्शन ऑन दी पार्लियामेंट। ये जो कि पार्लियामेंट के ऊपर सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस है कि वो कोई भी कोर्ट के जजमेंट को पार्लियामेंट के अंदर डिस्कस नहीं करेंगे। कोर्ट के जजमेंट को यहाँ पार्लियामेंट में डिस्कस नहीं करना है। तो ये जो है कि आप याद रखेंगे 2 आर्टिकल। देन जो है कि हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि बात कर रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग हैज द राइट टू वोट इन द इलेक्शन ऑफ द बोथ लोकसभा एंड द राज्यसभा। यहाँ सर्टेन ऑप्शंस प्रोवाइडेड है हमें, और हमसे पूछा गया है कि यहाँ पे राइट टू वोट जो है कि किसको किसको प्रोवाइड है लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्शंस में। तो यहाँ पे जो है कि आप देखेंगे तो इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लोअर हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर जो होते हैं, वो जो है कि दोनों ही लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्शंस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। देन जो है कि हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि इसका एक्सप्लेनेशन आप चाहे तो एक बार पढ़ सकते हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं था, बस आपको ये याद रखना है क्योंकि लोकसभा एंड राज्यसभा के इलेक्शन में स्टेट के जो है कि इलेक्टेड लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स जो दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। और ये सब जो है कि अभी जब हमारा प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट पढ़ेंगे, देन जो है कि उसमें जो है कि जब इलेक्टोरल कॉलेज होगा तब मैं उसको जो है कि ज़्यादा ब्रीफ में इसको डिस्कस कर दूंगा कि कौन किसके वोट इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं या नहीं करते हैं, और वहाँ पूरा इलेक्शन का प्रोसेस डिस्कस कर लिया जाएगा। देन जो है कि मूविंग आउट टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बात कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेटमेंट इज करेक्ट। यहाँ पे जो है कि सर्टेन हमें स्टेटमेंट प्रोवाइडेड है और हमें बताना है कि यहाँ से कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है। देन जो है कि आइए वन बाय वन करके देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि ऑल द मेंबर्स ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट आर द इलेक्टेड बाय द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो क्या स्टेटमेंट ये सही है? ये मीन्स जो है कि काउंसिल ऑफ स्टेट क्या होता है, आपका राज्यसभा होता है। तो यहाँ कह रहा है कि राज्यसभा में सारे मेंबर जो है कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से आने चाहिए। तो ये स्टेटमेंट आपका हो जाएगा गलत, क्योंकि एज वी नो हम ऊपर से पढ़ के आ रहे हैं कि 250 सीट है, तो 238 मैक्सिमम जो है कहाँ है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से, और 12 नॉमिनेटेड से, और एज ऑफ नाउ कितनी है, 245 है। तो अभी 233 जो है 233 स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से आते हैं, प्लस 12 जो है कि नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट होते हैं, जो कि साइंस, आर्ट, लिटरेचर और सोशल साइंस से आते हैं। तो ये बात आप याद रखेंगे, तो ये तो गलत हो गया। देन जो है कि सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि एज द वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। तो ये सही है कि जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वही चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के। देन जो है कि ओनली अ मेंबर ऑफ द राज्यसभा कैन कंटेस्ट इलेक्शन फॉर द ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। जैसे देखिए अभी हमारे जो है कि 15 जो है कि वाइस प्रेसिडेंट चूज हुए हैं, जो कौन हुए हैं, आपके सीपी राधाकृष्ण जी। तो वो जो है कि मेंबर थोड़ी ना थे, वो जो है कि गवर्नर ऑफ द महाराष्ट्र थे, जो उनको जो है कि पार्टीज जो भी होती हैं रूलिंग पार्टी, वो अपने नॉमिनेशन देती है, किसी को भी नॉमिनेट कर सकती है, जो कि एक कोई ज्यूरिस्ट हो सकते हैं, गवर्नर हो सकते हैं, या कोई भी डिस्टिंग्विश्ड पर्सनैलिटी हो सकते हैं। तो वो जो है कि आपके वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्शन को कंडक्ट मीन्स जो है कि क्वालिफाइड होते हैं, कंडक्ट करा सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा, तो पहला दूसरा गलत है। देन जो है कि थर्ड कह रहा है कि पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द लोकसभा एंड द राज्यसभा इज दैट कि जो भी कैंडिडेट होंगे लोकसभा के कैन कंटेस्ट फ्रॉम एनी स्टेट इन द इंडिया, एंड अ कैंडिडेट टू द राज्यसभा शुड ऑर्डिनरी बी द रेजिडेंस ऑफ द स्टेट फ्रॉम वेयर ही इज कंटेस्टिंग। तो ये देखिए, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है, जो कि लोकसभा और राज्यसभा के यहाँ पे क्वालिफिकेशन की बात की है। मीन जो है कि क्वालिफिकेशन ऑफ दी लोकसभा एंड दी राज्यसभा मीन जो कि आप इलेक्शन लड़ना चाहते हैं तो लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर होने की क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। यहाँ पहले एज का क्राइटेरिया समझिए, यहाँ पे मिनिमम एज 25 होनी चाहिए, यहाँ पे 30 होनी चाहिए। दूसरा, आप सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए दोनों के लिए, और कहीं भी आप एज ए वोटर रजिस्टर होने चाहिए किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में। मीन जो है कि इंडिया में एनी किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में रजिस्टर होंगे, एज ए वोटर लिस्ट में आपका नाम होगा, तो आप क्वालिफाई होंगे। और जो है कि एक दो अदर कंडीशन है, जैसे साउंड ऑफ माइंड हो, अच्छा माइंड हो आपका, आप जो है कि कोई क्रिमिनल ना हो। तो ये सब जो है कि क्वालिफिकेशन, अदर क्वालिफिकेशन है, जो कि आरपीए 1951 में है। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट जो है कि उस पॉइंट ऑफ टाइम से सही था, पर अभी ये गलत हो जाएगा, क्योंकि पहले राज्यसभा का ये था कि वो रेजिडेंस होने चाहिए उसी स्टेट से, तो ये अभी चेंज कर दिया गया है। ये आप कहीं से भी हो सकते हैं मेंबर, जो कि कहीं के वोटर लिस्ट में हो तो राज्यसभा के लिए भी क्वालिफाई है। तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम 1994 में ये जो है कि स्टेटमेंट सही था, पर अभी के हिसाब से ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ये भी गलत, ये भी गलत, और ये भी गलत है। तो आइए देखते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया जो है कि एक्सप्लिसिटली प्रोवाइड करता है अपॉइंटमेंट ऑफ द नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ द राज्यसभा टू द पोस्ट ऑफ मिनिस्टर। तो ये भी गलत है कि एज ऑफ पॉइंट ऑफ नाउ
कोई भी जो है कि नॉमिनेटेड मेंबर उनको भी मिनिस्टर अलॉट किया जा सकता है, जो कि आप यहाँ से एक बार ब्रीफली पॉज करके एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हैं। देन जो है कि ये मैंने आपको समझा दिया। मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। यहाँ पे हमें सर्टेन स्टेटमेंट्स प्रोवाइडेड है, हमें बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो नाउ हम एक बार वन बाय वन करके सारे स्टेटमेंट को देखते हैं और जानते हैं कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है करेक्ट। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि ओनली द राज्यसभा एंड नॉट द लोकसभा कैन हैव द नॉमिनेटेड मेंबर। तो यस, दिस इज द इंडियन ट्रू स्टेटमेंट। खाली राज्यसभा के पास जो है कि नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं, लोकसभा के पास कोई भी नॉमिनेटेड मेंबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 104 जो अमेंडमेंट था उसने जो है कि दो एंग्लो इंडियन से प्रोविजन थे रिलेटेड, उनको जो है कि स्क्रैप डाउन कर दिया है। तो ये जो है कि स्टेटमेंट सही हो जाएगा। देन जो है कि देयर इज कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन फॉर नॉमिनेटिंग टू मेंबर्स जो है कि एंग्लो इंडियन कम्युनिटी टू दी राज्यसभा। तो ये स्टेटमेंट की गलत हो जाएगा, क्योंकि क्या हुआ है 104 अमेंडमेंट ने ये सब गायब कर दिया है प्रोविजन। तो ये भी गलत, ये भी गलत। देन जो है कि आपके देखे जाए नेक्स्ट स्टेटमेंट, तो ये सही है। ओनली द राज्यसभा जो है कि नॉमिनेटेड होंगे और लोकसभा कैन नॉट हैव दी नॉमिनेटेड मेंबर। तो ये गलत होगा, पहला सही है। देन थर्ड कह रहा है कि देयर इज नो कॉन्स्टिट्यूशनल बार फॉर द नॉमिनेटेड मेंबर टू बी अपॉइंटेड एज द यूनियन मिनिस्टर। जो है कि मैंने अभी ऊपर बताया है आपको, ये सही है कि कोई भी नॉमिनेटेड मेंबर है तो ऐसा कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन नहीं है कि उनको यूनियन मिनिस्टर नहीं बनाया जा सकता है। तो ये जो है कि स्टेटमेंट सही हो जाएगा। देन जो नेक्स्ट कह रहा है कि नॉमिनेटेड मेंबर कैन वोट बोथ इन दी प्रेसिडेंशियल और वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जो इलेक्टोरल कॉलेज पढ़ेंगे तो जो नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं खाली वो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, प्रेसिडेंट के में नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ ए और सी जो है कि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देन जो है कि यहाँ से एक बार आप जो है कि चाहें तो पॉज करके पढ़ सकते हैं, जिसमें जो कि ये लिखा हुआ है कि अंडर दी अमेंडमेंट जो कि आर्टिकल 334 था जो कि एंग्लो इंडियन के प्रोविजन से रिलेटेड था, और 333 जो है कि आपके शायद SC ST के सीट से रिजर्वेशन से रिलेट करता है। तो ये सब याद रखेंगे आप, जो कि एक्टिवली ये सब रिकॉल हो जाना चाहिए आपके माइंड में खुद, कि अगर हम एंग्लो इंडियन के रिजर्वेशन के आर्टिकल को याद कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए SC ST के जो है कि रिजर्वेशन इन दी पार्लियामेंट कौन सा आर्टिकल डील करता है, जो कि सर्टेन स्पेशल प्रोविजन जो है कि 330 से लेके आगे प्रोवाइडेड है। तो वो हमें जो है कि ब्रीफली एक बार एक्टिवली रिकॉल हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे ये चीज आप ब्रीफली एक बार पॉज करके पढ़ लेंगे तो हो जाएगा। जैसे कि आर्टिकल 54 जो है कि बात करता है इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, जो कि डन बाय द इलेक्टोरल कॉलेज, जो कि कंसिस्ट करते हैं इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव असेंबली। यहाँ पे नॉमिनेटेड मेंबर जो है कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। देन जो है कि मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया हैज द पावर टू लेजिस्लेट ऑन द फॉलोइंग। यहाँ पे सर्टेन मैटर्स दिए हुए हैं और हमें बताना है कि पावर टू लेजिस्लेट द पार्लियामेंट ऑफ, ये देखिए पार्लियामेंट ऑफ इंडिया का मतलब हो गया बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा। मीन जो है कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों की बात हो रही है कि यहाँ पे दोनों ही क्या इन मैटर्स पे लेजिस्लेट कर सकते हैं। तो आइए वन बाय वन करके देखते हैं कि यूनियन ऑफ इंडिया से कोई रिलेटेड होगा, मीन्स यूनियन लिस्ट। तो यस, कर सकते हैं, बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा है एम्पावर्ड टू डू सो। देन जो है कि टेरिटरी ऑफ इंडिया, यस टेरिटरी मीन्स यूनियन टेरिटरी होगी, मीन जो है कि आपके स्टेट तो हो गए प्लस में जो है कि यूनियन टेरिटरी होगी, मतलब इंडिया एज ए होल। तो यस टेरिटरी ऑफ इंडिया में भी कर सकते हैं। फिर जो है कि इंडियन सब्जेक्ट रेजिडेंट्स देयर प्रॉपर्टी सिचुएटेड एनीवेयर इन द वर्ल्ड। यस जो है कि ऐसा कोई भी, जैसे हमारी एम्बेसी हो गई, वो जो है कि है तो इंडियन प्रॉपर्टी एम्बेसी, बट वो एनीवेयर मीन जो है कि फ्रांस में हमारी एम्बेसी है, हमारी स्पेन में है, US में है, तो हम जो है कि उस पर जो है कि लेजिस्लेशन बना सकता है हमारे पार्लियामेंट। तो यस यहाँ पे तीनों ही स्टेटमेंट आपकी करेक्ट होंगी, इसका डी इसका आंसर हो जाएगा, जो कि मैंने आपको ब्रीफली बता दिया। देन जो है कि नेक्स्ट देखिए, तो पार्लियामेंट में लेजिस्लेट ऑन दी एनी सब्जेक्ट ऑफ द स्टेट लिस्ट व्हेन। यहाँ पे कह रहा है कि स्टेट लिस्ट मीन जो है कि यहाँ पे जानते हैं हमारे फेडरल प्रोविजन में जो कि 7 शेड्यूल है वो 3 लिस्ट प्रोवाइड करता है। कौन कौन सी? एक आपकी यूनियन लिस्ट प्रोवाइड करता है, एक स्टेट लिस्ट, तीसरी जो है कि कॉन्करेंस लिस्ट। यूनियन लिस्ट सोलली डिपेंड ऑन दी यूनियन मीन पार्लियामेंट लॉ बनाएगी, स्टेट लिस्ट कंसर्न स्टेट लेजिस्लेचर बनाएगा, कंकरेंट लिस्ट बोथ यूनियन एंड स्टेट जो है यूनियन एंड स्टेट एम्पावर टू मेक लॉ ऑन दिस प्रोविजन। तो ये जो है कि आप याद रखेंगे। देन यहाँ पे हमें बताना है कि स्टेट लिस्ट पे पार्लियामेंट लेजिस्लेट कर सकता है, तो यहाँ पे क्या प्रोविजन होगा, जब देखते हैं कि देयर इज द एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। तो ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि प्रेसिडेंट जो है कि सर्टेन जो है कि एसेंट दे रहे हैं कि आप इस पे जो है कि लेजिस्लेट करिए, तो जो है कि पार्लियामेंट जो है कि लेजिस्लेट करेगा, तो ये गलत हो जाएगा हमारा, ये नहीं होगा। देन जो है कि रेजुलेशन देयर ऑफ हैज बीन पास्ड बाय द स्टेट। हाँ ये स्टेटमेंट हमें कुछ सही लग रहा है, इसको होल्ड पे रखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इन एनी सिचुएशन, तो सारी सिचुएशन में करना जरूरी नहीं है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। फिर जो है कि बात कर रहा है जनरल परमिशन ऑफ दिस लेजिस्लेटिव असेंबली हैज बीन रिसीव्ड।
मीन जो कि लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ कंसर्न स्टेट जो है कि परमिशन देती है पार्लियामेंट को कि आप जो है कि इस पे लॉ बना दीजिए, तो पार्लियामेंट के डिस्क्रिशनरी पावर पड़ता है, वो बनाए चाहे ना बनाए। तो यहाँ 3 स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाएंगी, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी। ये सही होगा कि जो भी रेजोल्यूशन जो है कि स्टेट पास कर देगा, उस पे जो है कि पार्लियामेंट जो है कि लेजिस्लेट कर सकता है। कि मीन जो है कि स्टेट ने मान लीजिए एग्रीकल्चर के सर्टेन प्रोविजन पे जो है कि किया है, तो वो जो है कि रेजुलेशन पार्लियामेंट कंसीडर करके स्टेट लेट पे जो है कि आपका लॉ बना देगा। तो ये जो है कि आपका सही हो जाएगा, इसका बी आंसर। देन जो है कि नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही बात कर रहा है कि यूनियन पार्लियामेंट जो कि लेजिस्लेट कर सकता है कोई भी सब्जेक्ट ऑफ स्टेट पे सर्टेन कंडीशन, और हमें बताना है कि इसमें से किस किस कंडीशन में कर सकता है। तो जो है कि देखिए पहली बात, पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि टू इम्प्लीमेंट द इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स। तो देखिए ये जो है कि यूनियन सब्जेक्ट होता है, अगर स्टेट के लिए कोई भी इंटरनेशनल एग्रीमेंट, जैसे आप समझ लीजिए यूनाइटेड नेशनल इन्वायरमेंट प्रोग्राम का कोई भी लॉ जो है कि इम्प्लीमेंट करना है स्टेट में, और वो स्टेट के पास के लिए जो है कि इसके एनफोर्समेंट ऑफ लॉ को हिंड्रेंस या रेस्ट्रिक्ट कर रहा है, जो है कि इसको जो है कि अप्लाई नहीं होने दे रहा है, तो पार्लियामेंट जो है कि इस पे जो है कि तुरंत जो है कि एक लॉ बना देगी स्टेट के ऊपर, ये जो है कि इस लॉ के अंडर ये जो भी पॉलिसी आई है इसको इम्प्लीमेंट कीजिए। तो पहला स्टेटमेंट हो जाएगा सही। देन जो है कि नेक्स्ट कह रहा है बाय द कंसर्ट ऑफ द स्टेट। तो यस, अगर स्टेट से कंसर्ट लेके पार्लियामेंट जाएगी तो यहाँ पे आपका जो है कि लॉ बना सकती है। देन जो है कि व्हेन प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, जानते हैं इमरजेंसी में तो हम जो है कि फेडरल से यूनिटरी स्ट्रक्चर में जाते हैं, तो सेंटर मोर पावरफुल हो जाता है यूनियन, तो वो कुछ भी लॉ बना सकता है आपके स्टेट के प्रोविंस में। तो ये तीनों सही हो गई। देन फोर्थ इज सेइंग कि इन द नेशनल इंटरेस्ट आफ्टर रेजोल्यूशन पास्ड बाय द काउंसिल ऑफ स्टेट, मीन जो कि राज्यसभा जो है, राज्यसभा नेशनल इंटरेस्ट में 2/3 मेजोरिटी से जो है कि पास कर दे कोई भी बिल, तो यहाँ पे वो बना सकती है। तो यहाँ चारों ही प्रोविजंस पे जो है कि हमारी पार्लियामेंट लेजिस्लेट कर सकती है इस सब्जेक्ट में। तो ये आपका डी आंसर हो जाएगा सही, जिसका आप प्रोविजन यहाँ से ब्रीफली एक बार पॉज करके पढ़ सकते हैं। जो कि आर्टिकल 253 बात करता है कोई भी इंटरनेशनल लॉ, एग्रीमेंट को, ट्रीटी को, कन्वेक्शन को स्टेट में इम्प्लीमेंट करने की लॉ बनाने से। 252 बात करता है कोई भी दो या दो से ज्यादा स्टेट जो है कि कंसर्न दे दे कि इस स्टेट सब्जेक्ट पे जो है कि पार्लियामेंट लॉ बनाए फॉर ग्रेटर जो है कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लॉ, और इंटर स्टेट ट्रेड के बीच में या इंट्रा स्टेट ट्रेड के बीच में जो है कि चीजें सही हो सके, तो यहाँ पे जो है कि बना सकता है। 249 नेशनल इंटरेस्ट में जो है कि हमारा जो है कि एक स्पेशल टाइप ऑफ मेजोरिटी में भी आता है, जो कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया हुआ है। तो नेशनल इंटरेस्ट में काउंसिल ऑफ स्टेट जो है कि कोई भी लॉ बना सकता है। देन 357 जो है कि प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी हो, मीन्स हम जानते हैं कि अपना आर्टिकल 352 से 360 में इमरजेंसी की बात है, 357 जो है कि बात करता है कोई भी इमरजेंसी हो तो जो है कि पार्लियामेंट उस पर लॉ बना सकती है। तो यहाँ पे डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। देन मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बात कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि कह रहा है कि अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है कि पार्लियामेंट एम्पावर है स्टेट लिस्ट के जो है कि उस पे कोई भी इंटरनेशनल एग्रीमेंट को इंप्लीमेंट करना है तो किस पे लॉ बना सके। तो देखिए हम ऊपर ही पढ़ के आ रहे हैं, तो ये आर्टिकल आपका 253 जो कि हमने यहाँ पढ़ा, 253 में कोई भी इंटरनेशनल एग्रीमेंट को इंप्लीमेंट करने के लिए पार्लियामेंट एम्पावर है, जो कि स्टेट सब्जेक्ट पे भी लॉ बना सकती है। देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इंडियन पार्लियामेंट कैन नॉट लेजिस्लेट, मीन जो है कि यहाँ पे बात हो रही है कैन नॉट। यहाँ पे हमें ये नहीं कहना है कि किस पे लेजिस्लेट कर सकती है, यहाँ पे हमें नॉट का बताना है। तो जो कि ऑन द सब्जेक्ट ऑफ स्टेट लिस्ट अनलेस, जो है कि अनलेस का मतलब हो गया, यहाँ देखिए क्वेश्चन का एसेंस जो है कि कह रहा है कि इंडियन पार्लियामेंट कैन नॉट लेजिस्लेट, मीन जो कि इंडियन पार्लियामेंट तब तक जो है कि कोई भी लेजिस्लेशन जो है कि स्टेट सब्जेक्ट पे नहीं कर सकती है जब तक कि वो परमिट ना करे। तो यहाँ पे देखिए पहला कह रहा है कि प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया इंडिया डायरेक्ट करे टू इट डू सो, मीन जो है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है कि कह रहे हैं कि इस पे जो है कि लॉ बना दो। तो नहीं, ये जो है कि कोई भी नहीं है कि प्रोविजन नहीं है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कह रहे हैं, इंडिया डायरेक्ट कर रहे हैं कि पार्लियामेंट जो है कि इस पे स्टेट सब्जेक्ट पे लिस्ट बना दे, तो जो है कि जरूरी नहीं है कि पार्लियामेंट वो करे ही करे। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। देन जो है कि नेक्स्ट कह रहा है कि राज्यसभा पासेज अ रेजोल्यूशन दैट इट इज नेसेसरी टू डू इन द नेशनल इंटरेस्ट, जो कि हम ऊपर से पढ़ के आए हैं, जो कि आपका आर्टिकल 249 कहता है कि राज्यसभा नेशनल इंटरेस्ट में कोई भी लॉ करे। तो ये स्टेटमेंट जो है कि सही है, जो कि 249 ये प्रोविजन को प्रोवाइड करता है। देन जो है कि नेक्स्ट कह रहा है कि स्पीकर जो है कि विधानसभा में जो है कि आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली जो हो गई वो सर्टिफाई करे कि लेजिस्लेशन नेसेसरी है। तो ये जरूरी नहीं है, जो ये होता तब है जब दो या दो से ज्यादा स्टेट जो है कि इसको सर्टिफाई करे और पार्लियामेंट इस पे तब जाके लॉ बनाता है। तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत है, ये सही है। देन फोर्थ बात कर रहा है कि नेशनल इमरजेंसी है, तो ये हम अभी ऊपर पढ़ के आए, जो कि आपका
357 जो है कि यहाँ देखिए 357 में था, जब भी कोई प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी है तो बना सकती है। तो सेकंड और फोर्थ जो है कि आपका सही हो जाएगा, डी आंसर इज द करेक्ट आंसर। देन जो है ये देखिए ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है कि पार्लियामेंट कब लॉ बना सकता है इंटरनेशनल इम्यूनिटी के लिए, ट्रीटीज के लिए, तो 253 है। देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हु कैन लेजिस्लेट ऑन द सब्जेक्ट विच आर नॉट इंक्लूडेड इन दी एनी लिस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। मीन जो कि 3 लिस्ट जो दी हुई है, यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट, अगर इसमें कोई भी सब्जेक्ट प्रोवाइडेड नहीं है इन तीनों लिस्ट में तो कौन एम्पावर है? पार्लियामेंट हमारा एम्पावर है, जो कि आर्टिकल 248 यही कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे आर्टिकल 248 में लिखा हुआ है कि अगर कोई भी सब्जेक्ट मैटर हमारे इन तीनों लिस्ट में नहीं है, जो कि स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट में, तो वो ऑटोमेटिकली हमारा पार्लियामेंट उस पर लॉ बना सकता है। देन जो है कि मूविंग टूवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है कि अंडर विच आर्टिकल जो स्पीकर कैन अलाउ मेंबर ऑफ द हाउस टू स्पीक इन हिज मदर टंग। तो ये हम ऊपर जो है कि पहले वीडियो में जो सब आर्टिकल डिस्कस किए थे तो वहां पे जो है कि हमने एक आर्टिकल पढ़ा था, जो कि आर्टिकल क्या था, 120 आर्टिकल था, जो कि हमें कहता है कि कोई भी मींस मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट है वो किसी भी लैंग्वेज में जो है कि अपने पार्लियामेंट में जो है कि बोल सकते हैं, बट वहाँ प्रोविजन ये है कि एक ट्रांसलेटर जो है कि प्रोवाइड किया जाएगा जो कि उसको हिंदी और इंग्लिश में जो है कि ट्रांसलेट करते रहे। तो ये प्रोविजन है जो कि आर्टिकल 120 में जो है कि इसकी बात है। यहाँ से जो है कि आप ब्रीफली एक बार पॉज करके इसका जो है कि एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हैं, जो कि मैंने बता दिया है। देन मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि बात कर रहा है कि स्पीकर कैन आस्क अ मेंबर ऑफ द हाउस टू स्टॉप स्पीकिंग एंड लेट अनदर मेंबर स्पीक। इसको क्या कहते हैं? तो जो है कि मान लीजिए कोई स्पीकर जो है कि मेंबर जो है हमारे स्पीकर है, कोई मेंबर कोई एमपी जो है वो बोले जा रहे हैं और उनका टाइम आउट हो गया, टाइम खत्म हो गया है, तो हमारे स्पीकर जो है कि उनको जो है कि रोक सकते हैं और दूसरे मेंबर को जो है कि बोलने का चांस दे सकते हैं, जो कि हमारे डेमोक्रेसी को इंश्योर करता है। डेमोक्रेसी में ये जो है कि रूल है, सारे मेंबर एमपी जो है कि बोलेंगे तभी ना, क्योंकि हमारे जो सेशन चल रहे हैं वो लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए है और स्पीकर जो है कि इसीलिए सबको जो है कि टाइम अलॉट करते हैं कि आप जो है कि 7 मिनट बोल सकते हैं, 10 मिनट बोल सकते हैं, और जो रूलिंग पार्टी होती है उनके लिए ज्यादा होते हैं, अपोजिशन पार्टी के पास कम होते हैं, और कुछ मेंबर जो अदर मेंबर्स होते हैं उनके पास और कम होते हैं। तो इसीलिए ये प्रोविजन लिखा गया है। तो इस फिनोमिना को कहते क्या है? तो इस फिनोमिना को कहते हैं यील्डिंग द फ्लोर। यील्डिंग द फ्लोर का मतलब यही हो गया कि फ्लोर को यील्ड कर रहे हैं कि हाँ सारे मेंबर्स को चांस मिले और हमारे डेमोक्रेसी की फीचर्स जो है कि मेंटेन रहे। देन देखिए यहाँ पे और जो है कि ये सब भी है। ये क्रॉसिंग द फ्लोर क्या होता है? जब कोई मेंबर मान लीजिए यहाँ जैसे कि आप जानते हैं यहाँ पे स्पीकर रहते हैं, यहाँ सेक्रेटरी साहब, यहाँ ऐसे 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 चेयर लगी रहती है, तो यहाँ पे कोई मेंबर बोला तो उनको क्रॉस नहीं करना है, तो ये क्रॉसिंग द फ्लोर होता है। डिकोरम होता है कि जैसे आप शांति से आए हैं शांति से जाएंगे, तो ये डिकोरम होता है। मीन जो है कि जैसे क्लास में हम लोग लाइन लगा के जाते थे और लाइन निकल के आते थे, तो ऐसे कोई भागदड़ नहीं करनी है, आप जो है कि बिल्कुल ही एकदम तहजीब में जो है कि आए थे तो वैसे ही जाएंगे, तो ये डिकोरम कहलाता है। जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि हाउस जब सिट करता है तो एवरी मेंबर शुड एंटर और लीव द चैम्बर इन डिकोरम, जो कि डिस्टर्ब ना करे प्रोसीडिंग ऑफ द हाउस को। मीन जो है कि कोई आ जा रहा है तो वो डिकोरम को मेंटेन रखे। देन जो है कि ये बचा है आपका इंटरप्रिटेशन, जो है कि ये कहलाता है कोई भी पार्लियामेंट प्रोसीजिंग हो रही है, मीन जो है कि पार्लियामेंट जो है कि प्रोसीजर को डिमांड करेगा गवर्नमेंट से फॉर ऑफिशियल एक्सप्लेनेशन और सम एक्ट ऑफ पॉलिसी। मीन जो है कि एक्ट ऑफ पॉलिसी को जो है कि इंटरप्रिटेट मतलब होता है किसी को पर करना, इंटरप्रिटेशन करना। तो ये यही किसी गवर्नमेंट की एक्ट पॉलिसी को जो है कि इंटरप्रिटेट करे पार्लियामेंट प्रोसीजर में, तो ये जो है कि कहलाता है। देन जो है कि यहाँ पे बात हो रही है जीरो आवर की। अब ये जीरो आवर क्या होता है? ये प्रोविजन देखिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया ने जो है कि अराउंड आई थिंक 1969 में जो है कि इसको प्रमोट किया था, ये कहीं यहाँ पे लिखा हुआ है। चलिए इसको एक बार आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा। जहाँ तक मुझे याद है 1969 के अराउंड जो है कि जीरो आवर का पार्लियामेंट में प्रोविजन किया गया था। ये जीरो आवर क्या होता है? मीन्स जो क्वेश्चन आवर होता है, जब सारे एमपी जो है कि अपने क्वेश्चन को आस्क करते हैं, कोई भी बिल जब डिस्कस हो रहा होता है, मीन्स जो है कि कोई बिल डिस्कस हो रहा है किसी मेंबर ने, जैसे मान लीजिए अभी गवर्नमेंट ने पेश किया कोई बिल, तो क्वेश्चन आवर्स में उसमें अदर मेंबर्स जो है कि उस पर क्वेश्चन रेज करेंगे, तो वो जो है कि क्वेश्चन आवर कहलाता है। और ये जीरो आवर का प्रोविजन रखा गया था कि ये कोई भी इंपॉर्टेंट और अनलिस्टेड प्रोविजन है उसके लिए जो है कि जीरो आवर रखा गया था, जो कि होगा पार्लियामेंट में। और ये होगा कब? जस्ट इमीडिएटली आफ्टर दी जो कि हमारे क्वेश्चन आवर। और जो कि क्वेश्चन आवर कब कब कंडक्ट होता है? देखिए लोकसभा में जो है कि क्वेश्चन आवर जो है कि यूजुअली ये यहाँ पे देखिए लोकसभा में, यहाँ पे क्वेश्चन आवर जो है कि लोकसभा में जो है कि कंडक्ट होता है 11 AM टू 12 नून। राज्यसभा में जो है कि होता है 12 नून टू 1 PM। और इसके 1 घंटे बाद ही आपका जीरो आवर होता है, जो कि लोकसभा में अभी होगा। यहाँ देखिए लोकसभा में कब हो रहा था? लोकसभा में
11 से 12 जो है कि आपका क्वेश्चन आवर होता है, तो उसके 1 घंटे बाद ही में जस्ट आफ्टर दी इमीडिएटली आफ्टर दी क्वेश्चन आवर जो है कि आपका 0 आवर होगा, तो 12 से 1 पीएम तक होगा आफ्टर दी क्वेश्चन आवर। राज्यसभा में देखिए 12 नून से 1 पीएम होता है, तो यहाँ पे आपका 11 से 12 नून होगा जो बिफोर होगा, तो ये डिफरेंस आपको याद रखना है। लोकसभा में जस्ट आफ्टर, राज्यसभा में जस्ट बिफोर जो है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। तो आइए हम अपने क्वेश्चन पे देखते हैं। तो ये कह रहा है कि 0 आवर पार्लियामेंट लिखा है, तो पार्लियामेंट मतलब लोकसभा एंड राज्यसभा बोथ हो गया, तो यहाँ पे देखिए लोकसभा और राज्यसभा बोथ हो गया, तो आपका सी और डी दोनों सही हो जाएगा। तो 11 से 12 कहाँ है, राज्यसभा में है, जिसका क्वेश्चन आवर कब होता है 12 से 1 पीएम में, और यहाँ क्या है 12 से 1 पीएम जो कि लोकसभा का क्वेश्चन 0 आवर है, इसका क्वेश्चन आवर कब होता है 11 से 12 नून तक। तो ये जो है कि ब्रीफली याद रखेंगे। और इसी से रिलेटेड हमारे कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इनको हम करते हैं स्किप, जो कि 0 आवर और इन सब पे जो है कि रिलेटेड क्वेश्चन। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे एट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज, यहाँ पे जनरल डिस्कशन ऑन द बिल टेक्स प्लेस। यहाँ पे जो हमारा लोकसभा में या राज्यसभा में कोई बिल इंट्रोड्यूस मतलब बिल को लाया जा रहा है, तो वहाँ पे जनरल डिस्कशन जो है कि किस स्टेज पे होगा। तो यहाँ पे जो है कि सेकंड स्टेज के दौरान जो है कि सेकंड रीडिंग जब बिल की होती है तब वो टेक प्लेस करता है। देखिए बिल जो है कि 3 स्टेज में जो है कि काम करता है, मीन जो है कि 3 स्टेजेस में लोकसभा में टेक प्लेस करता है। आइए इसको ब्रीफली जान लेते हैं वो 3 स्टेजेस कौन से हैं। देखिए 3 स्टेज में जो है कि बिल जो है कि पास होता है हमारे आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। तो पहले स्टेज पे क्या होता है, एट द फर्स्ट स्टेज बिल को आस्क किया जाता है कि वो इंट्रोड्यूस किया जा रहा है कि बिल ये इंट्रोड्यूस किया जा रहा है और इसकी ग्रांटेशन मिल जाती है, मीन जो है कि जैसे आप जानते हैं आय और नो कहते हैं, तो स्पीकर जो है कि आय सुनते हैं ज्यादा, तो फिर कहते हैं कि बिल की परमिशन ग्रांट हो गई है, तो बिल को इंट्रोड्यूस कंसीडर कर लिया जाता है। फिर सेकंड स्टेज में जो है कि क्या होता है, जो हमारा बिल का कंसिस्ट जो कर सकता है कंसिडरेशन ऑफ द बिल जो है क्या कर होता है, जो कि सेकंड स्टेज में होता है। जहां पे पहले स्टेज में इसमें क्या करते हैं, हम जो है कि जनरल डिस्कशन करते हैं बिल के ऊपर एज ए होल, और फिर सेकंड जो है कि स्टेज जो कि इसका करता है क्लॉज बाय क्लॉज कंसिडरेशन करता है, मीन जो है कि आपकी सेकंड स्टेज में पहले जो है कि बिल को जनरली इंट्रोड्यूस करा दिया जाएगा, फिर जो है कि क्लॉज बाय क्लॉज जो है कि उसका कंसिडरेशन होगा, फिर थर्ड स्टेज में जो है कि डिबेट और जो है कि आर्गुमेंट होंगे और बिल जो है कि पास होके तब जाके आपका एक्ट बनेगा। तो ये 3 स्टेजेस है जो कि आप ब्रीफली याद रखेंगे। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। देन मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जब भी बिल जो है कि रेफर किया जाएगा ज्वाइंट सिटिंग के लिए ऑफ द बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, इट हैज टू बी पास्ड बाय, तो यहाँ पे देखिए ज्वाइंट मीटिंग जो है ज्वाइंट सिटिंग में ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट जो कि अंडर 108 आर्टिकल है, जो कि हमारे सिर्फ सर्टेन ऑर्डिनरी बिल्स के लिए जो कि प्रोवाइडेड है और सर्टेन फाइनेंस बिल्स के लिए। तो यहाँ पे सिंपल मेजोरिटी चाहिए होगी प्रेजेंट ऑन वोटिंग, मीन जो है कि वहाँ पे जो है कि आपका कोरम जो है कि बता दे, जैसे जो भी इसके प्रोविजन है मैं बता दे रहा हूँ। आर्टिकल 108 में हमारे ज्वाइंट सिटिंग का प्रोविजन है, जो कि हमारे प्रेसिडेंट जो है कि सम्मन करते हैं, और यहाँ पे जो है कि ज्वाइंट सिटिंग आपकी कौन प्रिसाइड करेंगे, स्पीकर प्रिसाइड करेंगे। इस ज्वाइंट सिटिंग को स्पीकर प्रिसाइड करेंगे, और इस ज्वाइंट सिटिंग को करने के लिए आपका 1/10 का कोरम होना चाहिए, मीन टोटल सीट का 1/10 मेंबर प्रेजेंट होने चाहिए, तभी प्रोसीडिंग हो जाएगी। और उसको जो है कि यहाँ पे कोई भी बिल पास करना हो, यहाँ पे सिंपल मेजोरिटी लगती है जो कि प्रेजेंट और वोट कर रहे हैं। देन जो है कि आप ये देख सकते हैं आर्टिकल 108 में यहाँ पे ये एक्सप्लेनेशन लगा हुआ है, जिसे आप ब्रीफली पढ़ सकते हैं। फिर जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि प्रेसिडेंट जो है कि सम्मन कर रहे हैं आपके ज्वाइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट को, इन दी मीन टाइम लोकसभा जो है कि डिसॉल्व है। तो यहाँ पे जो है कि जो भी शेड्यूल किया जाएगा टाइम में, तो उसमें जो है कि आपकी वो डिस्कशन हो जानी चाहिए। अगर प्रेसिडेंट सम्मन कर रहे हैं किसी ज्वाइंट सीटिंग को, तो वो शेड्यूल टाइम में ही होनी चाहिए, उसके बाद जो है कि नहीं होगी वो। देन जो है कि इसका एक्सप्लेनेशन आप एक बार ब्रीफ करके पढ़ सकते हैं। देन ये सब सर्टेन रिपीटेड क्वेश्चन है जो कि ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट में। देखिए यहाँ पे जो है कि 109 कह दिया गया कि ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट है, तो ये 109 आर्टिकल 108 में है, तो ये स्टेटमेंट आपको गलत हो जाएगा। एंड सेकंड इज दिस करेक्ट की जो है स्पीकर जो है कि प्रिसाइड करेंगे दोनों ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट को, तो यहाँ सी आंसर हो जाएगा। तो इसी तरीके से ये सब जो है सर्टेन इस पेज पे सारे क्वेश्चन यही है जो कि मैंने आपको बताया। आर्टिकल 108 में जो है कि क्या है ज्वाइंट सिटिंग, स्पीकर जो है कि प्रिसाइड करेंगे, प्रेसिडेंट कॉल करते हैं, 1/10 का कोरम चाहिए। तो ये सब जो है कि आप एक ब्रीफली पॉज करके आप इसको अटेंड करेंगे, आई होप कर लेंगे आप अटेंड। देन जो है कि डायरेक्ट हमारा क्वेश्चन आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 59th क्वेश्चन, जो कि बात कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट जो है कि ट्रू है इन रेफरेंस टू द जॉइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट फॉर द पासेज ऑफ द बिल। यहाँ पे जो है कि पासेज ऑफ द बिल के ऊपर जो है कि क्वेश्चन है कि बिल तब पास होगा जहां देखते हैं कि बिल को पास करने के लिए सर्टेन कंडीशन दी गई है, तो इसमें से कौन कौन सी कंडीशन सही है। तो पहला कह रहा है कि प्रोविजन फॉर द जॉइंट सिटिंग इज एप्लीकेबल फॉर द ऑर्डिनरी बिल्स
फाइनेंशियल बिल और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा कि जैसे मैंने बताया सिर्फ ऑर्डिनरी बिल्स जो होते हैं, ऑर्डिनरी बिल्स के लिए ये जो है कि ज्वाइंट सिटिंग एप्लीकेबल होती है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल हो गया या मनी बिल हो गया, तो इसके लिए कोई सर्टेन प्रोविजन नहीं है, जैसे सर्टेन टाइप ऑफ फाइनेंशियल बिल के लिए भी नहीं है, पर कुछ फाइनेंशियल बिल को अलाउ किया जाता है, जो कि आगे कोई क्वेश्चन आएगा तो हम उसमें देख लेंगे। देन जो है कि ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। ये बस याद रखना है, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल हो, इसके लिए कोई भी ज्वाइंट सिटिंग नहीं होती है, और मनी बिल के लिए तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, इनके लिए नहीं होती ज्वाइंट सिटिंग, सिर्फ ऑर्डिनरी बिल्स के लिए होती है, जो कि अब तक 3 बार हुई है सिर्फ। इसकी 3 बार कौन कौन से केस में हुई है, क्योंकि पिछले सेशन में भी मैंने बताया, ये आपका एक बार डाउरी प्रोविजन जो है कि एक्ट को जो है कि उसके ऊपर प्रोविजन बनाने के लिए, देन जो है कि सेकंड टाइम हुई है आपकी बैंकिंग कमीशन सिस्टम के लिए, एंड थर्ड हुई है पोटा जो है कि प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट। तो ये 3 बार जो है कि अब तक जो है कि ज्वाइंट सिटिंग जो है कि बोथ हाउसेज की हुई है, ये आप याद रखेंगे। तो पहला गलत हो जाएगा। देन दूसरा देखें कि इन नो सिचुएशन डिप्टी स्पीकर ऑफ द राज्यसभा कैन प्रोसाइड ओवर द ज्वाइंट सिटिंग, तो ये जो है कि गलत है। ये सर्टेन कंडीशंस में जो है कि डिप्टी स्पीकर जो है कि प्रिसाइड कर सकते हैं। आप ये सोच रहे होंगे, तो अभी तो हमने बात की कि स्पीकर खाली प्रिसाइड करते हैं, बट यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस नहीं, यहाँ पे जो है कि प्रोसीजर्स प्रोवाइडेड है कि स्पीकर, मान लीजिए स्पीकर एब्सेंट है, तो डिप्टी स्पीकर ऑफ द लोकसभा, अगर डिप्टी स्पीकर भी एब्सेंट है, देन डिप्टी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा जो है कि इसको जो है कि सेशन को प्रिसाइड कर सकते हैं। तो ये प्रोविजन भी गलत हो जाएगा। देन जो है कि आपका नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि कोरम जो है कि 1/6 होना चाहिए। देखिए मैंने ऊपर बताया कोरम कितना होना चाहिए, मिनिमम। कोरम का मतलब मिनिमम अटेंडेंस, तो यहाँ 1/10 की जो है कि मिनिमम स्ट्रेंथ होनी चाहिए, तभी प्रोसीडिंग करेगी। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट गलत है, जिसका आंसर हो जाएगा डी। और इसका प्रोविजन, हाँ, एक्सप्लेनेशन आप यहाँ से एक बार ब्रीफली पॉज करके पढ़ सकते हैं। देन मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे कह रहा है कि कोई भी डेडलॉक आ गया लोकसभा और राज्यसभा के बीच में किसी भी सर्टेन बिल को लेके, तो ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट हो जाएगी पासेज किसके लिए, मनी बिल और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल नहीं होगा, ये तो मैंने आपको बता दिया, तो सिर्फ ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन के लिए होगा, तो जिसका ये आंसर हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, जो कि मैंने बता दिया है। और यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा, वो भी कोई भी, जैसे मान लीजिए बिल जो है कि पास हो रहा है, जैसे यहाँ पे मनी बिल के बारे में बता देता हूँ। जैसे मनी बिल है, मनी बिल एक्सक्लूसिवली जो है पावर है लोकसभा की, खाली मनी बिल जो है कि लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो सकता है, और ये राज्यसभा में जब जाएगा तो राज्यसभा के पास सिर्फ 14 डेज का टाइम होता है, इसके बीच वो कंसिडर करके या जो है कि अमेंड तो नहीं कर सकती, इसमें जो है कि रिकमेंडेशन देके लोकसभा को, मीन जो है कि इन 14 डेज में वो रिकमेंडेशन दे सकती है लोकसभा को, कि इसमें ये चेंज कर सकते हैं, और लोकसभा जो है कि बाइंड नहीं है उसको करने के लिए, वो विदाउट और विद रिकमेंडेशन जो है कि उसको पास कर सकती है। राज्यसभा के पास कोई भी रिजेक्ट और अमेंड करने की पावर नहीं है मनी बिल को, तो ये आप याद रखेंगे, जो कि मनी बिल के लिए लोकसभा जो कि एम्पावर है। तो ये यहाँ पे मैंने पिछले सेशन में बताया था, और यहाँ पे जो कि आ गया था, तो मैंने जो है कि थोड़ा आपको एक्सप्लेन दे दिया ब्रीफली। देन जो है कि ये सर्टेन आपके रिपीटेड क्वेश्चन है अगेन ऑन दी लेजिस्लेशन ऑफ दी ज्वाइंट सिटिंग के ऊपर, इसको स्किप करेंगे। जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन फिर कह रहा है कि आपका लेजिस्लेटिव बिल जो है कि इंट्रोड्यूस इन विच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, ये तो जो है कि कोई भी हो सकता है, आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, तो यहाँ सही हो जाएगा। मीन जो है कि कोई भी लेजिस्लेटिव बिल है, मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, वो कहीं भी इंट्रोड्यूस कराया जा सकता है, आइदर इन दी लोकसभा और दी राज्यसभा, आइदर बाय दी मिनिस्टर, मीन्स जो है कि एमपी जो है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और दी प्राइवेट मेंबर, जो कि हमारे हाउस ऑफ द लोकसभा राज्यसभा प्राइवेट मिनिस्टर या मेंबर होंगे, तो उनसे भी जो है कि ये इंट्रोड्यूस कराया जा सकता है। तो ये बात याद रखेंगे, आई होप। देन मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द करेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पे पहली स्टेटमेंट कह रहा है कि अ बिल पेंडिंग इन द लोकसभा लैप्सेस ऑन द प्रोरोगेशन, तो जो कि ये थोड़ा आप करेक्ट प्रोनाउंस कर लीजिएगा। तो यहाँ पे जो है कि कह रहा है कि प्रोरोगेशन का मतलब होता है कि एंड ऑफ सेशन, ये एंड ऑफ सेशन होता है, जो कि हमारे कौन करते हैं, आपके हमारे जो है कि प्रेसिडेंट जो है कि इसको जो है कि करते हैं, जैसे कि मैंने प्रीवियस सेशन में बताया होगा। टर्मिनेशन ऑफ सेशन जो है कि कैसे कैसे टेक प्लेस करते हैं, पहला बात तो डिसॉल्व कर दिया जाए हाउस को, डिसोल्यूशन ऑफ द हाउस, जो कि प्रेसिडेंट जो है कि डिसॉल्व कर देते हैं, हाउस को खत्म कर देते हैं। एक होता है एडजर्न करना, एडजर्न करना मतलब कि हाउस को जो है कि नेक्स्ट मीटिंग के लिए टाइम देके एडजर्न किया गया है। दूसरा होता है एडजर्न सिंडे। एडजर्न सिंडे क्या होता है, ये होता है कि जब हाउस को जो है कि इंडेफिनिट टाइम पीरियड के लिए जो है कि एंड कर दिया गया हो, मीन्स टर्मिनेट कर दिया गया हो सेशन को, और कोई भी नेक्स्ट डेट नहीं दी गई है, तो उसे एडजर्न सिने दिन कहते हैं। तो ये जो है कि याद रखेंगे। तीसरा होता है आपका ये प्रोगेशन, जो कि एक क्या है, प्रोगेशन इज नथिंग बस
एंड ऑफ द सेशन, ये जो कि एंड ऑफ सेशन होता है, जो कि हमारे सेशन के एंड में प्रोगेट कर देते हैं हमारे प्रेसिडेंट कि अभी सेशन एंड हो चुका है, कंक्लूड हो चुका है। तो ये कह रहा है ये स्टेटमेंट कि बिल कोई पेंडिंग रह गया लोकसभा में वो लैप्स हो जाएगा ऑन प्रोगेशन। तो ये जो है कि आपका गलत स्टेटमेंट है, मतलब अभी सेशन एंड हुआ है तो बाद में तो कंटिन्यू करेगा ना, तो ये जो है कि बिल लैप्स नहीं होगा। तो ये आप याद रखेंगे, इट डज नॉट लैप्स। अगर मान लीजिए यही होता कि लोकसभा को डिसॉल्व कर दिया गया है तब वो बिल लैप्स हो जाता है। ये जो है कि सर्टेन कंडीशंस होती हैं, आगे आने वाले सेशंस में मैं इसको जो है कि आपको और अच्छे से पढ़ा दूंगा। यहाँ बस याद रखिए कि यहाँ पे अभी सेशन एंड हुआ है, तो कोई भी सेशन एंड हो रहा है तो बिल लैप्स नहीं होगा, क्योंकि मान लीजिए बिल पेंडिंग पड़ा हुआ है तो नेक्स्ट टाइम जब मिलेंगे तब उस बिल पे चर्चा हो जाएगी। पर लोकसभा ही मान लीजिए डिसॉल्व हो गई है तब वो जो है कि बिल लैप्स हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट गलत है। देन सेकंड कह रहा है कि ये बिल पेंडिंग इन द राज्यसभा which has not been passed by the Lok Sabha shall not lapse on the dissolution of the Lok Sabha। तो ये स्टेटमेंट सही है। तो ये स्टेटमेंट क्यों सही है? क्योंकि यहाँ पे देखिए राज्यसभा में बिल पेंडिंग पड़ा हुआ है और जो कि लोकसभा में अभी पास नहीं हुआ है, मीन्स इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है। तो यहाँ पे जो भी लोकसभा नई बन के आएगी, मीन्स डिसॉल्व होने के बाद नई बन के आएगी, तो इसके लिए वो नया बिल रहेगा, तो वो जो है कि आपका जो है कि लैप्स नहीं करेगा। तो ये जो है कि आप याद रखेंगे। तो यहाँ पे आपका बी आंसर जो है कि करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट गलत, सेकंड सही, तो यहाँ पे बी का करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि इसका एक्सप्लेनेशन आप यहाँ से पढ़ सकते हैं बिल्कुल एक बार पॉज करके। इसका प्रोविजन आर्टिकल 107 में प्रोवाइडेड है। देन मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बात कर रहा है कि विच ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन लेज डाउन दैट द टैक्सेस नाइदर कैन बी लिवाइड और नॉट बी कलेक्टेड विदाउट द अथॉरिटी ऑफ लॉ। मीन्स विदाउट अथॉरिटी ऑफ लॉ। ये सर्टेन जो है कि आपके जो कि सेंटर स्टेट रिलेशन वाले जब क्वेश्चंस करेंगे, यहाँ पे कुछ कुछ क्वेश्चन इन्होंने बीच में डाल दिए हैं। और ये कायदे से हमें जो है कि सेंटर स्टेट के रिलेशन जब पढ़ते हैं या इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स के करते हैं क्वेश्चंस, तो वहाँ पे सब क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये बात कर रहा है कि कोई भी नाइदर लिवाई कर सकता है। तो ये आर्टिकल 265 के अंडर जो है कि प्रोविजन है, जिसमें आप पढ़ सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ने जो है कि ये प्रोविजन बनाया है कि कोई भी टैक्स जो है कि लिवाई नहीं किया जाएगा, कलेक्ट नहीं कर सकते विदाउट अथॉरिटी ऑफ द लॉ। 266 बात करता है कि सर्टेन प्रोविजन है कंसोलिडेटेड फंड और पब्लिक अकाउंट्स ऑफ द इंडिया से रिलेट करते हैं। 300 आपका डील करता है सर्टेन सूट्स एंड प्रोसीडिंग्स के बारे में। और ये सीट्स एंड प्रोसीडिंग क्या है आने वाले सेशंस में जान लेंगे, क्योंकि यहाँ पे कि हम अभी पार्लियामेंट वाले चैप्टर से डील कर रहे हैं तो थोड़ा लिमिटेड रखते हैं इसको। देन जो है कि 368 जो है कि आपके अमेंडमेंट से डील करता है। तो ये चारों आर्टिकल एक बार ब्रीफली हो गए। देन जो है कि नेक्स्ट कह रहा है कि हु हैज द राइट टू इश्यू द मनी फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। अब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से हमें मनी विड्रू करना है, तो ये जो है कि किसके पास अथॉरिटी है? तो ये जो है कि अथॉरिटी है पार्लियामेंट की। मीन जो है कि पार्लियामेंट जो है कि अपने जो है कि बाय लॉ और जो है कि अपने जो एक्सपेंडिचर मीट करती है, तो खाली पार्लियामेंट जो है कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसों को विड्रॉ कर सकती है, इशू कर सकती है मनी को। ना कैग कर सकते हैं, ना फाइनेंस मिनिस्टर, ना ऑथराइज मिनिस्टर। यहाँ पे नन ऑफ दी अबव हो जाएगा, क्योंकि सही आंसर आपका पार्लियामेंट। इसका एक्सप्लेनेशन आप ब्रीफली पॉज करके पढ़ सकते हैं यहाँ से। देन जो है कि सर्टेन सेट ऑफ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि इसी से रिलेटेड है कि पार्लियामेंट जो है कि कैसे कैसे विड्रॉ कौन फंड कर सकता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, तो वो हमारा पार्लियामेंट कर सकता है। देन जो है कि सर्टेन यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन जो है कि आपको थोड़ा सा रटना होगा। यहाँ पे इसमें जो है कि बात कर रहा है कंसोलिडेटेड ऑफ द फंड ऑफ इंडिया है, उससे जो है कि कौन सा इसमें से मैंडेटरी खर्चा नहीं है। यहाँ पे देखिए लिखा है नॉट अ मैंडेटरी एक्सपेंस फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो ये जो है कि आपका कह रहा है कि कोई भी डेब्ट चार्ज होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लाइबल है। तो ये जो है कि देखिए मैंडेटरी चार्ज है कि नहीं, तो ये जो है कि कोई भी डेब्ट होता है तो वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया ही गवर्नमेंट का ट्रेजर है, तो वहां से जो है कि डेब्ट्स को पे किया जा सकता है। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। देन जो है कि सैलरी और पेंशन जो है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया विड्रॉ करनी है, तो ये जो है कि स्टेटमेंट आपका गलत है, क्योंकि ये जो है कि बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट होता है। बाय एक्ट ऑफ पार्लियामेंट जो है कि ये प्रोविजन है, तो ये जो है कि आप याद रखेंगे। और इलेक्शन कमीशन की जो है कि कमीशन की जो भी सैलरी और जज होती है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ जज के बराबर होती है। पर बाय द टाइम टू टाइम एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट जो है कि ये जो है कि डिटरमाइन करती है, तो इसीलिए ये नॉट अ मैंडेटरी, इसीलिए जो है कि इसमें जो है कि करेक्ट हो जाएगा। बाकी पेंशन हो गया, अलाउंस हो गया, चेयरमैन ऑफ काउंसिल, ये सब जो है कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से बनाए जाते हैं। तो ये स्टेटमेंट जो है मैंडेटरी में नहीं आएगा। और यहाँ से आप जो है कि ये सारे प्रोविजन एक बार याद कर लीजिएगा ब्रीफली, जो कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे चार्ज किए जाते हैं। देखिए यहाँ पे इससे कंफ्यूज मत होइए कि यहाँ पे देखिए इलेक्शन कमीशन का लिखा हुआ है कि इलेक्शन कमीशन की भी सैलरी विड्रॉ की जाती है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। यहाँ विड्रॉ तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से की जाएगी, बट ये भी जो भी सैलरी और पेंशन होती है वो बाय एक्ट ऑफ पार्लियामेंट होती है, जो कि बराबर होती है सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर। तो यहाँ पे जो है कि ये प्रोविजन, इसीलिए इसका आंसर होगा बी। देन जो है कि ये जो है कि आप
आई होप कि ब्रीफली जो है कि ये सारे प्रोविजंस जो है कि एक बार पॉज करके याद कर लेंगे। देन मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे ये सर्टेन प्रोविजन यही कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से किसकी सैलरी चार्ज होती है कि नहीं, तो ये जो है कि आप ट्राई करिएगा सॉल्व करने के लिए। इसमें जो है कि ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, इसलिए जो है कि मैं इनको स्किप कर रहा हूँ। यहाँ से आप इनको याद कर लेंगे तो ये क्वेश्चन आपके इजिली अटेंड हो जाएंगे। देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है हमारा ये, हाउ प्रेसिडेंट स्पेंड फ्रॉम द कंटिजेंसी फंड। एक तो देखिए आपका होता है क्या, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। सेकंड जो होता है ये होता है कंटिजेंसी फंड, जो कि हमारा आर्टिकल 267 मेंशन है। तो ये जो है कि यहाँ पे जो है कि आपका जो है कि ऑथराइजेशन ऑफ द पार्लियामेंट मीन्स जो है कि पार्लियामेंट जो है कि उसको ऑथराइज कर देगा कंटिजेंसी फंड से पैसा खर्च करने के लिए, तो प्रेसिडेंट जो है कि वहां से पैसे एक्सपेंड कर सकते हैं, जो कि हमारे आर्टिकल 267 में ये प्रोविजन दिया हुआ है। जो कि कोई भी फंड जो है कि डिस्पोजल होगा तो वो पार्लियामेंट जो है कि ऑथराइज करेगा उसको कि विड्रॉ कर लो फंड को, और विदाउट अप्रूवल जो है कि नहीं होगा। तो ये यहाँ से आप ब्रीफली याद रखेंगे, जो कि कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया के बारे में है। देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बात कर रहा है, वो कह रहा है कि डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू जो है कि वो रिस्पॉन्सिबल है बजट बनाने के लिए। तो जो है कि हमारा डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू ने डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स होता है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है आपके बजट को बनाने के लिए। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा, रेवेन्यू नहीं डिपार्टमेंट ऑफ। दोनों देखिए, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है और डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर ही है, पर जो है कि बजट बनाने का काम डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स करती है। तो ये आपको याद रखना है, जो कि हमारे आर्टिकल 112 में जो क्या है, बजट तो मेंशन नहीं है बट वो बात करता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये जो है कि हमारे बजट से रिलेटेड चीजें हैं, तो आर्टिकल 112 में ये चीज लिखी हुई है। देन जो है कि सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि नो अमाउंट कैन बी विड्रॉ फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया विदाउट दी ऑथराइजेशन ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। तो ये जो कि करेक्ट है, जो कि मैंने ऊपर ये आपको बताया ब्रीफली। देन जो कि थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है कि कोई भी डिस्बर्समेंट मेड कर रहा है पब्लिक अकाउंट से, वो ऑथराइजेशन नीड करेगा पार्लियामेंट ऑफ इंडिया से। तो पब्लिक अकाउंट से जो भी खर्चा करना है पब्लिक अकाउंट से, तो इसका जो है कि कोई ऑथराइजेशन नहीं लगता है। तो ये जो है कि स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, यहाँ पे खाली सेकंड स्टेटमेंट सही है, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। जो कि आप ब्रीफली यहाँ से एक बार पॉज करके पढ़ सकते हैं, जो कि हमारे आर्टिकल में जो है कि किसमें लिखा हुआ है, 104 में लिखा हुआ है कि कोई भी अमाउंट जो है कि यहाँ से विड्रॉ नहीं होगा विदाउट द ऑथराइजेशन ऑफ द पार्लियामेंट। ये जो कि यहाँ मेंशन है, और डिस्बर्समेंट ऑफ द पब्लिक अकाउंट जो है कि ऑथराइजेशन ऑफ द पार्लियामेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो ये आप याद रखेंगे। देन अगेन, बजट से रिलेटेड क्वेश्चन कौन बनाता है बजट को। यहाँ पे जो है कि देखिए क्वेश्चन जो है कि थोड़ा पुराना है 22 का। यहाँ पे रिसेंट में अभी बजट कौन सा आपका पास हुआ है, 2025-26 के लिए बजट को जो है कि पास किया गया है। यहाँ पे डिमांड फॉर द ग्रांट्स क्या होती है, डिमांड फॉर द ग्रांट्स का मतलब होता है जो भी आपकी मिनिस्ट्रीज हैं, मिनिस्ट्रीज जब बजट का स्टेज आता है, फाइनल होता है, तो उसमें डिमांड फॉर द ग्रांट्स का स्टेज आता है, जिसमें जो है कि आप डिमांड करते हैं कि आपकी मिनिस्ट्री का इतना बजट जो है कि आपको चाहिए, इतने में आप एक साल की मिनिस्ट्री को इतने में रन करेंगे, जो भी स्कीम्स है ये सब करेंगे। तो डिमांड फॉर द ग्रांट्स पूछा हुआ है एज पर द आर्टिकल 113। तो इस बार जो है कि यूनियन बजट 25-26 में कितने ग्रांट्स मीट किए गए हैं, तो ये अराउंड जो है अराउंड 100 ग्रांट्स जो है कि रेस किए गए थे डिफरेंट मिनिस्ट्री से, जो कि सम अप करते हैं अराउंड 50 लाख करोड़ के अराउंड में। तो ये याद रखेंगे। तो ये इस क्वेश्चन ऑप्शंस का यहाँ कोई मतलब नहीं है, आपको मैंने जो बता दिया 25-26 के लिए कितना है। देन जो है कि इसमें देखिए 24-25 का लिखा होगा, ये थोड़ा पुराना डाटा है, यहाँ 25-26 के लिए अपडेट नहीं हुई थी ये जब तक। तो ये जो है कि आर्टिकल 103 में जो है कि 24-25 में लगभग टोटल 102 ग्रांट मेड हुए थे, और अभी 25-26 में जो है कि अराउंड 25-26 बजट में आपके जो है कि कितने मेड हुए हैं, अराउंड 100 के अराउंड जो है कि मेड किए गए हैं। तो ये जो कि याद रखेंगे। देन जो है कि मनी बिल जो है कि कौन से आर्टिकल में मेंशन है, तो मनी बिल जो है कि आपका जो है कि 109 में जो है कि मनी बिल की प्रोविजन जो है कि डिफाइंड है कॉन्स्टिट्यूशन अंडर दी 109। और 108 क्या है आपका, ज्वाइंट सिटिंग है। 110 जो है कि डेफिनेशन ऑफ द मनी बिल बात करता है, जो कि यहाँ देखिए लिखा है वन डेफिनेशन ऑफ द मनी बिल। और 111 क्या बात करता है, परमिशन ऑफ द बिल की बात करता है। तो ये जो कि आर्टिकल्स कुछ याद रखेंगे। देन इट इज द रिपीटेड क्वेश्चन, सर्टेन सेट ऑफ रिपीटेड क्वेश्चन है ये मनी बिल से रिलेटेड, कि क्या डेफिनेशन है, किसमें जो है कि मनी बिल को जो है कि किया गया है। तो ये आई होप ये सब आप पॉज करके एक बार पढ़ लेंगे। देन जो है कि मूविंग टुवर्ड दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बात कर रहा है कि व्हाट कॉन्स्टिट्यूट द डेफिनेशन ऑफ द मनी बिल अंडर द आर्टिकल 1010। तो देखिए यहाँ पे मनी बिल की डेफिनेशंस में क्या क्या आता है, तो वो पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिए जी, ऊपर ही ये जो मैंने आपको क्वेश्चन बताया, ये जो आपके जितने भी देखिए मनी बिल की डेफिनेशन में, मनी बिल जो होता है, मनी बिल मैं एक बार समराइज कर दे रहा हूँ, बाकी आप इसको पॉज करके पढ़ लीजिएगा।
टैक्सेशन से रिलेटेड कोई प्रोविजन हो गया, या कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, या गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस से, या डिमांड ऑफ ग्रांट जैसी चीजें होती हैं जो कि मनी बिल के डेफिनेशन को राउंड करता है। तो यहाँ पे देखिए 110 में जो है की बात है, कोई भी टैक्स वैक्स लेना हो, अबॉलिश करना हो, ठीक, इम्पोजिशन करना हो, तो टैक्स से रिलेटेड प्रोविजन हो गया। देन जो है कि रेगुलेशन ऑफ द बोरोइंग मनी, जो है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कहीं से मनी बोरो करना है या अमेंड करना है कोई लॉ विद द फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन में, जो भी फाइनेंशियल से रिलेटेड चीजें हो गई। कंसोलिडेटेड फंड और कंटीजेंसी फंड हो गया। कोई भी अप्रोप्रिएशन ऑफ द मनी मीन, जो कि बजट जब पास हो जाता है तो एक अप्रोप्रिएशन बिल बनता है कि इतना जो है कि हमारा रेवेन्यू और रिसिट्स है, तो इससे जो है कि रिलेटेड चीजें हो गई। देन जो है कि आपका डिक्लेरेशन ऑफ एनी एक्सपेंडिचर जो है कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, तो ये सब सर्टेन प्रोविजन जो है कि 110 में मनी बिल को खाता है। तो आप यहाँ से आप होप है कि यहाँ पे जो है कि मोर देन वन जो है कि आएगा, तो आप जो है कि इसको समझ गए होंगे। देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट नॉट इंक्लूडेड इन द प्रोविजन ऑफ द मनी बिल। मनी बिल में कौन सा प्रोविजन नहीं है? तो देखिए टैक्स से रिड्यूस करना है, यस मनी बिल है। प्रोविजन रिगार्डिंग द बोरोइंग, तो मनी बिल ही है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कोई भी प्रोविजन है, तो ये तीनों मनी बिल हो गए। यहाँ जो है कि फाइन और पेनल्टीज से जो है कि मनी बिल में बात नहीं होती है, जनरल एक्ट ऑफ लॉ होता है, वो जो है कि फाइन और पेनल्टी से डील करता है। तो यहाँ पे डी आपका आंसर हो जाएगा, जो कि मनी बिल के अंडर नहीं आता है। देन जो है क्वेश्चन क्या बात कर रहा है कि यहाँ पे सर्टेन फॉलोइंग स्टेटमेंट्स है और हमें बताना है इसमें से गलत कौन सा है। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि हर मनी बिल फाइनेंस बिल होता है, तो यस इट इज द करेक्ट स्टेटमेंट कि एवरी मनी बिल इज द फाइनेंस बिल। तो ये जो है कि हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है, ये आप याद रखेंगे, जितने भी मनी बिल होते हैं वो फाइनेंस बिल के अंडर आ जाते हैं। मीन जो है कि सारे फाइनेंस बिल जो है कि मनी बिल नहीं हो सकते। यहाँ पे जो अगला स्टेटमेंट है, सारे फाइनेंस बिल इज नॉट अ मनी बिल, तो ये भी करेक्ट है, पर जितने मनी बिल होंगे वो सारे फाइनेंस बिल के अंडर आते हैं, तो ये आपको याद रखना है। देन जो है कि कह रहे हैं फाइनेंस बिल कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस दी लोकसभा ओनली, तो जो है कि लोकसभा में खाली जो है कि इंट्रोड्यूस होते हैं मनी बिल। यहाँ पे देखिए कंफ्यूज नहीं होना है, मैं कुछ चीजें बता रहा हूँ। देखिए एक होता है मनी बिल, मनी बिल जो है कि मनी बिल क्या है आपका, मनी बिल है ये जो है कि लोकसभा में खाली एक्सक्लूसिवली लोकसभा में इंट्रोड्यूस होगा। और दूसरा होता है फाइनेंस बिल, जो कि दो टाइप के होते हैं, एक फाइनेंस बिल 1 होता है, एक फाइनेंस बिल 2 होता है। ये जो है कि 1 जो है कि रिलेटेड करता है आपके एक्सक्लूसिवली लोकसभा में और पीरियड रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट लगेगी, पर ये जो है कि बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट में जो है कि लोकसभा राज्यसभा में दोनों में इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं। सर्टेन काइंड ऑफ ऑर्डिनरी बिल जो है कि ये कंसिस्ट करते हैं, जो कि विदाउट रिकमेंडेशन ऑफ द पीरियड रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट के भी इंट्रोड्यूस करे जा सकते हैं। तो यहीं पे देखिए मनी बिल जो है सारे वो फाइनेंस बिल है, पर सारे फाइनेंस बिल मनी बिल नहीं है, तो ये दोनों स्टेटमेंट हो गया करेक्ट। और ये स्टेटमेंट आपका कह रहा है कि खाली जो है कि फाइनेंस बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन दी लोकसभा ओनली, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट भी आपका जो है कि करेक्ट हो जाएगा। देन जो है कि नेक्स्ट कह रहा है कि फोर्थ फाइनेंस बिल इज प्री असाइंड बाय द प्रेसिडेंट, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, प्री असाइंड बाय प्रेसिडेंट रहना चाहिए। फिर जो है कि राज्यसभा कैन डिटेन द फाइनेंस बिल फॉर 14 डेज, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि सर्टेन प्रोविजन जो है कि मैंने आपको ऊपर जो है कि एक्सप्लेन किया है कि वो खाली मनी बिल के लिए होता है, फाइनेंस बिल में जो है कि ये प्रोविजन लागू नहीं होगा। देन जो है कि नेक्स्ट कह रहा है कि प्रेसिडेंट कैन नॉट रिफ्यूज टू साइन ए फाइनेंस बिल, तो जो है कि सेकंड टाइप वाले फाइनेंस बिल जो है कि रिफ्यूज किए जा सकते हैं, तो ये स्टेटमेंट जो है कि दोनों गलत है, मीन जो है कि आपके ये दोनों गलत हो जाएंगे। देन जो है कि राज्यसभा कैन अमेंड द फाइनेंस बिल, तो ये स्टेटमेंट जो है कि आपका करेक्ट स्टेटमेंट है। देन जो है कि नेक्स्ट कह रहा है कि ऑन द डेडलॉक ऑफ द फाइनेंस बिल जॉइंट सिटिंग कैन बी कॉल्ड, तो ये स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट है कि कुछ सर्टेन फाइनेंस बिल जो है कि ऑर्डिनरी बिल के अंडर आते हैं। यहाँ पे 5 और 6 जो है कि आपकी गलत स्टेटमेंट है, जो कि राज्यसभा जो है कि डिटेन नहीं कर सकते हैं और प्रेसिडेंट जो है कि रिफ्यूज नहीं कर सकते, कैन नॉट रिफ्यूज, तो ये जो है कि रिफ्यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आपका बी आंसर हो जाएगा, जो कि आप यहाँ से ब्रीफली एक बार पॉज करके पढ़ ले। ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे, क्योंकि एक तरह से पूरा अगर आपको मनी बिल और फाइनेंस बिल जो कि हमारा आर्टिकल 108 से लेकर लगभग 111 तक सारी बातें हैं, वो सारे को समअप कर देगा ये क्वेश्चन। तो इसको जो है कि आप एक बार ब्रीफली अपने आप जो है कि सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। देन जो है कि इसके बाद जो है कि सर्टेन क्वेश्चन जो है यहाँ से देखिए सारे रिपीटेड क्वेश्चन है आपके, तो इनको आप आई होप अगर आपके पास ये बुक हो तो ट्राई करिएगा, नहीं तो यहाँ से पॉज करके इनको जो है कि आप सॉल्व करने की कोशिश करिए। ये सारे रिपीटेड क्वेश्चन है जो कि हमारे ऊपर वाले नॉलेज पे जो है कि सॉल्व हो जाएंगे। ये सारे क्वेश्चन जितने भी देखिए, सर्टिफाई मनी बिल को कौन करते हैं, तो स्पीकर करते हैं, यह प्रीवियस डिस्कशन में भी करते हुए आए हैं। और ये सब जो है कि वही क्वेश्चन है कि मनी बिल को जो है कि डिसाइड कौन करेंगे, ये मनी बिल है कि नहीं, तो ये हमारे जो है कि स्पीकर ऑफ द हाउस करते हैं। तो इसी से रिलेटेड ये सारे क्वेश्चन है, तो इसको हम यहाँ पे स्किप कर रहे हैं।
जो है कि आप एक बार ब्रीफली जो है कि पॉज करके आप बुक से जो है कि इसको सॉल्व करिएगा। देन जो है कि इस डिस्कशन का हम एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि काफी लंबा डिस्कशन हो गया है और बाकी क्वेश्चन जो है कि हम अगले वीडियो में करेंगे। देन जो है कि ये क्वेश्चन जो है कि क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीजर विल अनेबल द एडॉप्शन ऑफ द मनी बिल दैट वंस पास बाय द लोकसभा बट अमेंडेड बाय द राज्यसभा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यहाँ पे सर्टेन जो है कि प्रोसीजर जो है कि एडॉप्शन ऑफ मनी बिल के रिगार्डिंग जो कि पास हो चुके हैं लोकसभा से और राज्यसभा से अमेंड कर सकते हैं। तो ये जो है कि लोकसभा में जो है कि मैंने आपको मनी बिल के बारे में जो बताया कि मनी बिल लोकसभा जो है कि एक्सक्लूसिवली इंट्रोड्यूस करता है, राज्यसभा को भेजेगा तो राज्यसभा सिर्फ जो है कि आपको रिकमेंडेशन दे सकता है, वो भी 14 डेज के अंदर। और जो कि वो रिकमेंडेशन चाहे तो लोकसभा उसको डीम करे चाहे ना करे, या विदाउट रिकमेंडेशन जो है कि उस बिल को पास कर दे, तो ये लोकसभा की एक्सक्लूसिव पावर है और राज्यसभा ना तो उसको रिजेक्ट कर सकता है इस बिल को, ना ही अमेंड कर सकता है। तो यहाँ पे जो है कि डी आंसर आपका करेक्ट है, जो कि डीम टू हैव बीन पास्ड बाय द लोकसभा अगेन आइदर बाय द एक्सेप्टिंग और रिजेक्टिंग द अमेंडमेंट्स। तो ये जो है कि जो अमेंडमेंट जो कि रिकमेंडेशन है उनके बिना। तो यहाँ पे जो है कि हमने लगभग 100 क्वेश्चन देख लिए। अब सर्टेन सेट ऑफ क्वेश्चन जो भी इसमें जो है कि अभी आई थिंक जो है कि इसमें कुछ ज़्यादा क्वेश्चन थे, अराउंड 140-50 क्वेश्चन है। तो वो हम जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि रिमेनिंग 40-50 क्वेश्चन जब हम पार्लियामेंट्री कमेटीज पढ़ेंगे, आपके पार्लियामेंट्री कमेटीज के ऊपर जितने क्वेश्चन हैं उनके साथ जो है कि इसमें जो है कि आई थिंक इस चैप्टर में कुछ अराउंड 60 क्वेश्चन है, तो ये हमारे 100 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो वो ये दोनों चीजें हम उस लेक्चर में कवर कर लेंगे। आई होप ये आपका जो डिस्कशन आपको समझ में आया होगा। और अब तक जो है कि हमने ये 3 लेक्चर जो पढ़े हैं, 3 लेक्चर जो कि हमारे पार्लियामेंट पार्ट 1, 2 और 3, इसमें जो है कि काफी आपको ब्रीफिंग मिली होगी, हमारा पार्लियामेंट चैप्टर आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये डिस्कशन अच्छा लगा हो तो प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। ज्यादा से ज्यादा शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। और अभी मैं जो है कि ये पॉलिटी के क्वेश्चन बना रहा हूँ, जिसमें जो है कि ऐसे थोड़े कॉन्सेप्ट रिवाइज करा दे रहा हूँ। अभी टाइम मिलने पे जो है कि मैं पॉलिटी के लेक्चर जो है कि पॉलिटी मेड सिंपल जो सीरीज में मैं लेक्चर्स अपलोड कर रहा हूँ, वहाँ भी मैं लेक्चर अपलोड कर दूंगा जो हमारे प्रीलिम्स और मेंस में जो है कि बेनिफिशियल हो। और धीरे धीरे जो है कि ये सब कंप्लीट हो तो मैं अदर पॉलिटी घटना चक्र भी जो है कि इस पे जो है कि अपना जो है कि लॉन्च करूंगा, जिसमें हम हिस्ट्री की घटना चक्र हो गए या हिस्ट्री के पीवाईक्यूज हो गए जो कि हमारे यूपीपीएससी और यूपीएससी दोनों से रिलेट करते हो, तो वो सीरीज भी मैं कंटिन्यू करने की सोच रहा हूँ। बाकी अगर आप डिस्कशन अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। और जो है कि इस पर करंट अफेयर के सेशंस होते हैं वो भी आप देखते रहिए, प्लेसेस इन न्यूज के सेशन। आई होप ये डिस्कशन आपको अच्छा लगा हो, तो थैंक यू फॉर लिसनिंग टिल द एंड। टिल देन साइनिंग ऑफ दिस साइड, आशीष भास्कर। हैप्पी लर्निंग।